नमस्कार, सभी का स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आदरणीय वैद्य तपन कुमार जी को, मेरे भाई एम चुडासमा जी को और साथ में मैत्रेय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी को, आलोक शर्मा जी को, इमामी झंडू, इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी, विश्व आयुर्वेद परिषद, आयुष दर्पण फाउंडेशन, इन सभी के एक संयुक्त उपक्रम में रास्ते चलते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां हम लोगों का आगे बढ़ता रहे, इसीलिए ये डिसाइड किया कि कोरोना की इस पेंडेमिक में हम लोगों को समाज में सबसे पहले ये रिफ्लेक्ट करना है कि हम एक दिन के लिए नहीं है। आयुर्वेद दिवस केवल एक दिन नहीं हो सकता, आयुर्वेद का दिन हर दिन है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो भी एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है यूएनओ, डब्ल्यूएचओ या और कोई भी संस्था के द्वारा, उन संस्था में हम आयुर्वेद को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हमारे एक्सपर्ट्स को हम ढूंढेंगे जो हमें मोटिवेट कर सकें, नॉलेज शेयर कर सकें और इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज हमारी ये यात्रा आप लोग विद्वानों तक आई है, आगे भी ये यात्रा निश्चित बढ़ती रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है और आप लोगों के सहयोग और मार्गनिर्देशन पे पूरा भरोसा है। कल हमारी वेबिनार आइडिया ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन पर है, क्योंकि कल जोनोसिस डे है, परसों हमारी टेके वॉक डे है। भगवान जाने क्या क्या दिन मनाते हैं, ये एक एक दिन में 10-10 दिन मनाते हैं। हर आदमी की एक मनाने की बड़ी प्रवृत्ति है, तो वो आयुर्वेद के साथ क्यों ना हो। हम आयुर्वेद के साथ हर दिन मनाएंगे। कल जोनोसिस डे है, परसों टेके वॉक डे है, तो उस दिन सिंपल योगा फॉर थर्ड वेव, योगा एक्सपर्ट उसमें अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे। 11 तारीख को पॉपुलेशन डे है, तो उस दिन है आइडिया कंसेप्ट फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन आयुर्वेदा। मैं जो भी है बात आयुर्वेद की कर रहा हूं, इसी तरह से हमारी यात्रा, छोटी सी ये यात्रा बढ़ती जा रही है। 50 से 100 के लगभग डायरेक्ट पार्टिसिपेंट जुड़ जाते हैं और 200 से 250 यूट्यूब पर आयुर्वेद के डॉक्टर देखते हैं। तो इतनी मेरी प्रार्थना है सभी स्पीकर से कम इसे शेयर करें, क्योंकि हम लोग ये ज्ञान को जैन नेक्स्ट के साथ शेयर करने के लिए ये वेबिनार कर रहे हैं। हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, इंडस्ट्री को, जिसको भी जोड़ पाए हम, क्योंकि ये नॉन कमर्शियल, नॉन प्रॉफिटेबल, ये नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम है। मैं आप सबसे आशीर्वाद की आशा रखता हूं, जो बड़े हैं और जो छोटे हैं, उनसे सभी से मैं ऐसे ही सहयोग की आशा करता हूं। अब मैं अपना मंच संचालन मेरे यंग एनर्जेटिक डॉक्टर शशांक चौधरी, फाउंडर श्री वेदा आयुर्वेदिक क्लिनिक कोलकाता, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अभी से वो मंच संचालन का कार्यभार संभालें। नमस्कार। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग नेशनल वर्कोहॉलिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इन एसोसिएशन विद इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी, विद झंडू, आयुष दर्पण फाउंडेशन एंड विश्व आयुर्वेद परिषद। आज के हमारे इस वेबिनार का टॉपिक है एनर्जी बूस्टर टू वर्कोहॉलिक्स। यानी आज के दिन में काम का स्ट्रेस, ये सारा कुछ तो है, बट कैसे हम लोग आयुर्वेद को अपना के उस काम के, इस वर्कोहॉलिक जो नेचर है, उसको अच्छे से हम लोग निभा सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। वेरी रिनाउंड फिजिशियंस, वेरी सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर देयर। वैद्य तपन कुमार वैद्य सर, वैद्य हेमंत चुड़ासमा सर एंड वैद्य ऋषिकेश बिमात्रे सर हमारे साथ हैं, जो आज के स्पीकर्स हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वैद्य तपन कुमार वैद्य सर का। मैं ऐसे तो आयुर्वेद जगत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत छोटे से पार्ट में थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आप सबको। He is an very humble immunologist and he is practicing as a fourth generation
फ्रॉम अ सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल वैद्य फैमिली है उनके वो 4th जनरेशन से प्रैक्टिशनर है। वो सदगुरु माँ अनंतानंद जी के डिवोटी हैं सिंस 1991 एंड कंटिन्यूअस वो उनकी सेवा में लगे हुए। एंड सदगुरु माँ और सर ये दोनों मिलके सोसाइटी को एक कंटिन्यूअस सपोर्ट, कंटिन्यूअस पेशेंट्स को ट्रीट करना, ये सारा कुछ दे रहे हैं। In fact, after completion his post graduation, he has started giving training to Ayurveda, and during this 25 years of during these 25 years, he have learned a lot, resolved the ego, and enjoyed bliss assisting the Sadguru. And by the bliss of Sadguru, he and his team they have used more than 37,000 patients, particularly in various cancer disorders. सर ने कुछ खास आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स भी बनाए थे जो कैंसर पेशेंट्स के हेल्प करते हैं, कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने में काफी हेल्पफुल है। इनफैक्ट बहुत हो गया सर जी, थैंक यू सर ये तो बहुत कम है। आपके विषय में जितना भी कहा जाए, सूर्य को दीपक दिखाना है। जी सर, जी वही अरे यार, पहले लेट मी प्रूव माई सेल्फ कि मैं ठीक बोलता हूँ कि नहीं, बाद में मेरे बारे में कुछ भी बोलो। ये इनफैक्ट सर के जो पंचकर्मा प्रोटोकॉल्स है फॉर कैंसर पेशेंट्स, वो हम सब जूनियर्स के लिए एक वरदान की तरह है। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इन अब्रॉड आल्सो सर हैज मींस इट इज ऑलरेडी एवरीवेयर with the bliss of Sadguru Kripa, and sir both have given very much. Now I am requesting Vaidya Tapan Kumar sir to please go on, sir. हाँ, दैट्स बेटर। हाँ, अगर मैं ठीक से कुछ बता नहीं पा रहा हूँ तो फिर मैं कुछ भी हूँ, क्या फर्क पड़ता है। वैसे मैं वैद्य तपन कुमार ये वेबिनार के लिए इसलिए राजी हुआ हूँ क्योंकि कम से कम कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है। अभी तक पता नहीं 25वें वेबिनार किए, लेकिन वो हार्ट कैंसर नाड़ी चलता रहा। दिस वाज समथिंग वेरी स्पेशल, वेरी न्यू एंड थॉट प्रोवोकिंग फॉर मी टू थिंक अबाउट वर्कोहोलिक्स। I had to see first of all the dictionary what is workaholic, and then I have started. Because myself also is a workaholic. After going through the definition, I come to know that I myself also is a workaholic. सुबह उठे शाम 9 से 9 तक बस एक ही काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ. There is nothing new in the life. I am thankful to Pavanji that he found out me to talk something about workaholism. And really, it's a tough time we are facing at present due to those who have been workaholic and they have to just speak and not work. That's a big problem for them. And I congratulate the organizers to find out such a nice topic to interact with such a august audience, seniors, and very learned people. हिंदी चलेगा ना कि अंग्रेजी? आप जो बोलेंगे वो नहीं चलेगा सर, सर। जिससे सर सुविधा हो। हाँ, मिक्स बजिए, अच्छा रहेगा। देखिए, ये वर्कोहोलिज्म है ना, वो सही में आयुर्वेद के लिए बहुत ही डिफिकल्ट ट्रीट करना मुश्किल है, क्योंकि आयुर्वेद बहुत ही वो चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए किया जाता है, जबकि वर्कोहोलिज्म सिर्फ उस 4 में से एक ही के पीछे पड़े हुए होते हैं, वो है अर्थ। और वो अर्थ, सिर्फ अर्थ के पीछे आप लगे रहो, धर्म अर्थ काम, वो 3 को ठीक से न करो, न तो उनसे प्रॉपरली। हाँ, धर्म हमारा बुद्धि है, मानव का धर्म बुद्धि है, और बुद्धि का उपयोग बहुत करते हैं, लेकिन उसमें विवेक नहीं होता। धृति और स्मृति का या तो प्रज्ञा पराध का सतत करते रहते हैं, धृति और विभ्रंश करके वो
मन के साथ बड़ा खिलवाड़ करते हैं दोज हु आर वर्कोहॉलिक, और उसके कारण और आप ये प्रॉब्लम सब उनको होते हैं। आप समझ लीजिए मन और शरीर, मन इतनी स्पीड का है, अणु है और एक है, बहुत स्पीड वाला है। इसलिए हनुमान जी को भी मनोजवम मारुत तुल्य वेगम करके बताया गया है। और मन इतना स्पीड में काम करता है और उसको अपनी तरीके की स्पीड वाला कंप्यूटर मिलता है। कंप्यूटर भी उस एक तरह से आर्टिफिशियल मन ही है, उसके पास भी दीर्घ धृति और स्मृति होती है। और द्रव्य सामान्य तो नहीं होता, लेकिन गुण सामान्य और कर्म सामान्य मन में और कंप्यूटर में दोनों में होता है। इसलिए दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है और मन कंप्यूटर के साथ बहुत जल्दी जुड़ता है, क्योंकि दोनों बहुत स्पीडी होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। और देश देशांतर में देखो, मैं इधर अहमदाबाद में हूँ, आप कोलकाता में हैं पवन जी, साहब आसाम में हैं, फिर भी हम आराम से एक दूसरे को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ये कंप्यूटर या तो टेक्नोलॉजी या तो आईटी के थ्रू हो रहा है। तो जितने भी आईटीएंस हैं वो अपने मन को इस तरह से ये बहुत ही स्पीड कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं। अब आप समझिए, मुझे अगर पवन जी को कोलकाता में मिलना हो तो इस शरीर को पहले इधर से खड़ा हो बाहर जाके टिकट बुक करके फ्लाइट पकड़ के 4 घंटे फ्लाइट करके पवन जी के यहाँ पहुंचूंगा, उसमें कितना श्रम, कितना टाइम, कितना पैसा, कितना सब कुछ लगेगा, तब जाके मैं पवन जी को मिलूंगा। लेकिन अगर मुझे पवन जी को मिलना हो मन से, ये आंख बंद की, लो आ गए पवन जी मेरे सामने, इतना फास्ट मन काम करता है, सेकंड्स में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। और ये मन और शरीर को उसके साथ चलना पड़ता है। अब मन इतना फास्ट दौड़ेगा, शरीर नहीं दौड़ पाता है, तो दोनों के बीच की जो खाई है, वो गैप है, वो बढ़ती जाती है। और ये जब शरीर मन के साथ कोप अप नहीं कर पाता, उसकी स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पाता, ये प्रॉब्लम कंप्यूटर में भी होता है। यावंतो ही बावा सत्वे तावंतो ही कंप्यूटर है। तो जो मन में प्रॉब्लम्स है वही कंप्यूटर में, तो वो ये पुरुषोयम लोक सम्मित है, उस तरह से कंप्यूटरोयम सत्व सम्मित भी है। तो जिस तरह से बहुत ज्यादा लोड हो जाए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, तो उसकी रैम कम हो जाती। उसी तरह से जब बहुत ज्यादा मन फास्ट दौड़ता है और उसके साथ शरीर दौड़ नहीं पाता है और दोनों के बीच का अंतर बढ़ जाता है, तो शरीर की रैम, या तो कार में जिसको पिकअप बोलते हैं, वो पिकअप कम हो जाता है। पूरे शरीर में कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है, कूलेंट काम नहीं करता है। और उसके कारण फिर जैसे कार में सब प्रॉब्लम होता है, जैसे कंप्यूटर में रैम कम होने से स्पीड उसकी कम हो जाती है या वह फाइल खुलने में देर लगती है। द सेम थिंग हैपेंस विद द माइंड आल्सो, एंड माइंड आल्सो हैव टू सफर विद द बॉडी, बिकॉज सत्व भी औपपादुक होता है। सत्वम औपपादुकम, वो शरीर और मन एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, एक दूसरे के डिपेंडेंट है। और इसके कारण फिर मन फास्ट कंप्यूटर के साथ दौड़ना चाहता है और शरीर नहीं दौड़ पाता है। और इसके कारण वर्कोहॉलिक्स को एक्स्ट्रा रैम की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा स्फूर्ति की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एक्स्ट्रा आयुर्वेद से कैसे ली जाए, कहाँ से ली जाए, किस मात्रा में ली जाए, ये सब आज अपन को डिस्कस करना है, डिस्क्लोज करना है। उसका इनिशियल पहला प्रकरण है, यूं समझो दीर्घम जीवित पहला अध्याय है ये वर्कोहॉलिक्स की बूस्टिंग के लिए। और आयुर्वेद किसी भी बात में जल्दबाजी को परमिट नहीं करता।
जो जिसके लिए जितना टाइम चाहिए वो उसके लिए उतना टाइम देना पड़ता है। नाति जल्पन नाति हसन तन मना आत्म प्रकृति समीक्ष्य वंचित। ये खाने में भी इतनी चिंता की है, सोने में इतनी चिंता की है, घूम घामने में इतनी चिंता, स्वस्थ वृत्त सदवृत्त। अब स्वस्थ वृत्त या तो दिनचर्या का पालन करो तो काम ही नहीं कर पाओगे। ऋतुचर्या और दिनचर्या का काम आपने ले लिया तो आजकल वो फिर उतने रिलेवेंस नहीं रही। हाँ, हम प्रमोट करते हैं कि हाँ दिनचर्या बहुत अच्छी है, उससे आप बहुत कर पाएंगे, लेकिन कोई मानता नहीं, कोई उसको सुनता नहीं। आपकी क्लिनिक में या आपके लेक्चर में बैठे बैठे हाँ बात सही है, वैद्य जी ने अच्छी बात बताई, लेकिन फिर बाहर उठ के फिर वो वड़ा पाव ही खाता है या तो पाव भाजी भी खाता है और फिर वही अपनी चाल में मस्त होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में, और वो उनको परवड़ता भी नहीं, क्योंकि आईटी का एक तो काम कंप्यूटर से काम करना हो और फिर आप कहो कि नहीं भाई मैं तो अध्ययन करूंगा, फिर व्यायाम करूंगा और फिर आपके साथ जुड़ता हूँ, तब तक तो दुनिया कहाँ से कहाँ करोड़ों का बिजनेस कर लेगी और वो ऐसे में फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में वर्कोहॉलिक्स को धातु प्रत्यनिक चिकित्सा धड़ाधड़ धातु साम्य चाहिए। उनको पहले दोष साम्य करो, फिर दोषों को पक्व करके शाखा में से कोष्ठ में लाओ और फिर उसका निरहरण करके फिर शरीर शुद्ध हो तो फिर उसमें रसायन कर्म करो और ऐसा करके उनकी एनर्जी बूस्ट करो। तब तक तो उनकी तीन तीन सर्विसेज जॉब चेंज कर चुके होते हैं। ऐसे में फिर ये रिलेवेंस नहीं रहता और इसलिए उनको सद्य बल्यो, सद्य रसायन, सद्य प्राण कर, सद्य ऐसे ऐसी चीजें देनी पड़ती। और वो पर्सनली स्पीकिंग मेरी ये मान्यता है कि धातु साम्यम क्रिया चुकता ये तंत्र का प्रयोजन है, बात सही है, लेकिन हमारे वर्कोहॉलिक्स को अगर हम चाहते हैं कि उनका धातु साम्य होता रहे, क्योंकि वो आपको फॉलो नहीं कर पाएंगे, उनके टारगेट अचीवमेंट, टीम वर्क, बॉस को ठीक करना, कंपनी को हेलो कॉम्प्लाई करना, सब इंटरनेशनल एक्शंस या इंटरैक्शंस को मेंटेन करना, उसमें आयुर्वेद धीमा पड़ेगा। इसलिए ये प्रॉब्लम पहले भी हुई होगी, तो कुछ रसशास्त्रियों ने अपनी ओर से कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी है कि अल्प मात्रा में लिए जा सके, उसमें कोई अरुचि या और कोई प्रॉब्लम न हो और रोग दोष वो सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी बात, दवाई ले लो ठीक हो जाओ। ये वाला कॉन्सेप्ट जो बाद में आचार्यों ने रसाचार्यों ने किया है वो वर्कोहॉलिक्स के लिए हम ऑफर कर सकते हैं। और वर्कोहॉलिक्स को एक बार ये रसशास्त्रीय औषधियों से उनका धातु साम्य करते रहो और वो ऑप्टिमम लेवल की मन के साथ मैच कर सके, मन की स्पीड के साथ शरीर की स्पीड को मैच करे, ऐसे हो फिर उनको मन का उतना स्ट्रेस या टेंशन नहीं रहेगा। अभी तो शरीर बिल्कुल यूं होता है, नाक बहती रहती है, खांसी होती रहती है, आंखें सूजी हुई बिना नींद की हुई होती है और ऐसे में फिर टारगेट अचीव करने के लिए पूरी 24 घंटे कंप्यूटर पर काम करते रहना होता है। उधर टारगेट खत्म करना होता है, बॉस टेंशन कराता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, तो ये सब में फिर आप उसको बोलो नहीं तुमको त्रय उपस्तंभ का पालन करना पड़ेगा, आहार निद्रा ये वो, तो फिर वो उसके लिए मुमकिन नहीं हुआ करता। इसलिए मैं प्रैक्टिकली 2021 में अगर वर्कोहॉलिक्स की एनर्जी को बूस्ट करना हो तो फिर आयुर्वेद के रसशास्त्र विभाग के जो भी प्रूवन रसयोग है, जो सीधे धातुओं को अप्यायन करते हैं, धातुओं का रसायन नहीं
आप्यायन करना पड़ेगा। डायरेक्ट हर एक धातु को ही आप मजबूत कर दो। वो रसादरक्तम ततो मांसन मांसन वेदो, वो वाली चक्कर में जाओगे केदारी को लिया तो वो IITians या तो ये वर्कोहॉलिक्स को स्टार्ट नहीं होगा। आपको उसमें खले कपोत वाले औषधि यूज करना पड़ेगा, रसशास्त्री। और उसके लिए मेरी ये इतने सालों की प्रैक्टिस है। मैं और पवन शर्मा जी बैचमेट्स रहे हुए हैं, इसलिए 40 साल का तो एटलीस्ट मेरा अनुभव है उनके साथ और प्रैक्टिस का। इसलिए मेरे पास कुछ फिक्स श्योर शॉट, क्या बोलते हैं, रामबाण शर्तिया, जो भी बोलना हो बोल दो, वो वाली औषधियां हैं, वो मैं आपसे डिपिक्ट करता हूँ। पहला तो मधुर रस है। कैलोरी और बैठे बैठे काम करने के कारण प्रॉब्लम होने वाले कैलोरी के प्रॉब्लम दिमाग में इतने सारे लोगों को होते हैं कि वो कैलोरी की टेंशन में, वेट बढ़ने की टेंशन में, फिगर मेंटेनेंस में वो लोग पता नहीं माधुर्य को हमेशा वोमिट कर देते हैं। जबकि मधुर रस एकमात्र रस ऐसा है जिसमें उसने बोला है, चरक कहते हैं, षडींद्रिय प्रसादन। अब इंद्रिय तो 5 है, तो षडींद्रिय क्यों बोला, मीन्स छठा मन है। तो मन का डाइट ही माधुर्य है। मधुर रस हम बहुत अवॉइड करते हैं और उसके सामने उसका विरोधी तीखा और खट्टा, उसको बड़े शौक से आजमाते हैं। लहसुन की चटनी और तीखी चटनी, वो सब तो सबको चाहिए ही चाहिए। लेकिन किसी ने लड्डू जलेबी बोला या चौमचौम या सौंदेश बोला तो फिर वो करता। ये एक गलत है। हमें माधुर्य का प्रचार करना पड़ेगा, irrespective of its calorie and whatever we can manage it for that. बट मधुरता नहीं जाएगी तो मन भूखा रहेगा। मन भूखा रहेगा तो क्षीणा जहत संलिंगम, चरक ने बोला है, फिर वो क्षीण हो जाएगा तो फिर वो उसकी भी रैम कम हो जाएगी। इसलिए मधुरता होनी चाहिए। वो वाणी में भी मनसा वचसा कर्मसा कर्मणा और खाने में भी माधुर्य का एनहांसमेंट करना पड़ेगा। फिर बल को ध्यान में लेते हुए षडरस सेवनम बल कराना, मीन 6 रस को एक साथ हमेशा लेना पड़ेगा। अब 6 रस तो हम ले नहीं पाते क्योंकि हमको सैंडविच खा के आगे काम निपटाना होता है, दूसरी मीटिंग अटेंड करनी होती है, या तो ऐसे वेबिनार अटेंड करने होते हैं। आज ही वेबिनार के लिए चाय के लिए जल्दी की तो मुंह जल गया है, बताओ अब ऐसे में क्या करें। तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और वो सही में होती है और उसका उपाय फिर लंबी लंबी बातें शास्त्र झाड़ने से नहीं होता। तो मैंने ये रास्ता निकाला है बीच का कि अगर जो पंचरसा है उसको नमक के पानी या नमक की पानी में डुबो दिया जाए तो वो षडरसा हो जाती है। वो तो उसका सेवन नित्य किया जाए। षडरस सेवन, ये लवणा वाली, नींबू और हल्दी और लवण के पानी में हरी पत्ती डुबो दो तो अच्छी वो टेस्टी बन जाती है। फिर उसको आप चबाते रहो, अच्छा रहता है। दूसरा रसोन है, ये भी एक रस कम, खटाई कम होती है, अम्ल रस नहीं होता है। तो उसको भी अगर अम्ल रस के साथ सेवन किया जाए तो वो भी षडरस सेवन हो जाता है और वो पसंद भी करते हैं लोग। तो ये 2 चीजों को आपको ऐड करना पड़ेगा। मधुर रस का आधिक्य, व्यपदेश रखना पड़ेगा और ये सब करने के बाद सभी धातुओं के लिए हर रोज एक एक रसायन लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी मजेदार क्या बात है पता है कि ये IITians या तो ये लोग डेली बेस पर काम करते हैं। संडे का शाम को संडे का टारगेट खत्म करने का, मंडे का मंगल को, बुध का बुध को, गुरु का गुरु को, और उसके लिए वो बहुत ताकत लगाते हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार चीज क्या है कि
हफ्ते के 7 दिन होते हैं और हमारे पास 7 धातुएं होती है शरीर में। तो हर एक धातु के लिए एक औषध हर रोज ले तो वो उस धातु का आप्यायन उस दिन के लिए हो जाएगा और ऐसा रिपीट 4 5 6 हफ्ते तक होता रहेगा। फिर सब धातु पूरे शरीर की सब धातुओं का आप्यायन होता रहेगा। जैसे धातु के लिए सोमवार को सुवर्ण वसन मालती एक गोली सुबह लेके काम पर चले जाना है। मंगलवार को रक्त धातु के लिए सुवर्ण सूत शेखर लेके चले जाना है एक गोली। बुध को मांस के लिए मकर ध्वज की एक गोली लेके काम पर चल जाना है। रस रक्त मांस मेद मेद के लिए शिला जतु के लेके चले जाना है। सुबह एक गोली शिला जतु की लेके निकल जाओ। मां मेद के बाद अस्थि के लिए आभा या तो और कोई चीज, वो घृत भी अच्छा काम करता है लेकिन घृत कन्वीनियंट नहीं होता। आभा टैबलेट लेके आप चले जाओ, आपकी अस्थि के धातु का आप्यायन होगा। मज्जा के लिए भरद्वाज चिंतामणि और शुक्र के लिए अगेन मकर ध्वज। इस तरह से 7 दिन हर रोज एक एक ऐसे सद्यो रसायन सद्यो बल्य रसयोगों को यूज करते रहोगे तो बहुत फास्ट 7 धातुओं का आप्यायन होता रहेगा और डेली बेस पर एक एक धातु आप्यायित होती रहेगी और फिर 2 3 4 महीने में उसके आवर्तन होते रहेंगे तो फिर पूरा शरीर उतना रैम जिसको बोलते हैं ना, जिसकी पिकअप कार में पिकअप बोलते हैं, वो रैम अच्छी आ जाएगी तो मन और शरीर के बीच का अंतर कम हो जाएगा और ये आईआईटियंस हैं या तो जो वर्कोहॉलिक्स हैं उनको ये इजी पड़ेगा। अगर किसी को तो आप रक्त के लिए इडली बोल, रक्त के लिए मंजिष्ठा, मांस के लिए मुसली, मेद के लिए गुगुलू, अस्थि के लिए अगेन कोई आभा या ऐसा कोई चीज, मज्जा के लिए नवनीत और शुक्र के लिए त्रिफला, ये भी चला सकते हैं। लेकिन फिर ये नित्यम अभ्यस्यमाना रसायना स्युः, नित्य रसायन करना पड़ेगा और वो उसका रिजल्ट लंबे नित्यम अभ्यस्य माना चाहिए और वो केदारी कुल्य से काम होगा। या तो फिर उसी औषधों को अपने ही स्वरस्य क्वात की भावना देके मात्रा हानि गुणोदय ये भावनाएं देके उसको स्ट्रांग बनाइए और फिर उसको दे दीजिए तो भी चलेगा। लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस मांगने वाली चीज है। जबकि वसंत मालती, भरद्वाज चिंतामणि, मकर ध्वज ये सब तो इमामी, जंडू, वैद्यनाथ सब लोग बेचते हैं और सदियों से बेचते आए हैं, इसलिए उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेरे को तो वो इजी पड़ता है और इसलिए मैं उस तरह से सब पेशेंट को मेरी प्रैक्टिस में 1 2 या 3 ऐसे रसायनों को जो जो धातु मुझे इन्वॉल्व हुई वो ऐसा लगे उसके लिए यूज कर। लेकिन ये प्रयोग 7 दिन के 7 धातु के 7 औषध, ऐसा तो ये पहली बार ये आईआईटी या तो वर्कोहॉलिक्स के लिए मैंने सोचा है प्लान। और ये प्लान डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा अगर मधुर रस के साथ उसका सेवन किया जाए तो वो डेफिनेटली आईआईटी या तो वर्कोहॉलिक्स के लिए एनर्जी बूस्टर बहुत ही अच्छा हो सकता है। ये वेल प्रूवन है। लेकिन हाँ, प्रूवन इन द सेंस मैंने अलग अलग हर एक को नापा है, लेकिन इस तरह से एक पैकेज के रूप में ये पहली बार आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन हर एक औषध अपनी धातुओं के लिए परफेक्ट है, इतना तो मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। इसलिए ये अगर 7 दिन का ऐसा कोर्स बना के कोई भी वर्कोहॉलिक काम करेगा तो उसको डेफिनेटली वो मेंटेन कर पाएगा, मन के साथ शरीर को जोड़ के कंप्यूट, वो मन को कंप्यूट कर पाएगा। उसके कारण फिर वो मन कंप्यूटर के साथ कंप्यूट कर पाएगा और कंपीट एंड कंप्यूट दोनों हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि उसको तकलीफ
कम होगी, लेकिन फिर भी औषधि तो चाबुक जैसी होती है। घोड़े को चाबुक मारो तो वो दौड़ेगा जरूर, लेकिन चाबुक से घोड़े नहीं चलाते, चना खिलाना पड़ता है। तो आहार निद्रा और वो जो ब्रह्मचर्य और व्यायाम और वो सब है, उसकी अहमियत कम है ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन आईआईटियंस या तो ये जो वर्कोहॉलिक्स होते हैं स्पेशली, उन लोगों के लिए ये इनिशियल स्टेज में, जब हमारे पास सबसे पहली बार डिस्कस कर रहे हो और अगर कुछ चाहिए इन वर्कोहॉलिक्स के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रस्ताव उपयोगी हो सकता है। फिर बाद में ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। अगर किसी नतीजे में फिर और कुछ नई बात चुड़ासमा जी बताए और कुछ नई बात ऋषिकेश विकेट मैत्री जी बताएं, आप कुछ उससे जोड़े, तो फिर आगे कुछ और सोच सकते हैं। लेकिन मेरी मेरी जानकारी के मुताबिक ये वर्कोहॉलिक्स के लिए पहली बार हम वैद्य लोग सोचने पर आए हैं। तो सोचते हैं आगे कुछ नया अच्छा होगा ही। और जो मनसो स्वस्य निग्रह है, मन को मन ही कंट्रोल कर सकता है, वो अगर आप आईआईटीएन को किसी तरह सिखा सके कि आपको धृति और स्मृति को धी पूर्वक यूटिलाइज करना है और धी को धृति और स्मृति पूर्वक यूटिलाइज करना है, तो ये धी धृति और स्मृति के अपभ्रंश या तो उसके दोष सबसे कम, पर्यापराध सबसे कम होंगे, तो वर्कोहॉलिक्स को अपने काम करने में सरलता रहेगी। बाकी आजकल जिस तरह से हम ह्यूमन में से सुपर ह्यूमन होने की उत्क्रांति काल में हैं, उसमें ये रसायनीय रसायन, सद्य रसायन, सद्य प्राणकर, सद्य बल्य औषधियां डेफिनेटली उपयोगी हो सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट और सर। ठीक, अच्छा, ठीक लगा। और तो कुछ हाँ, बस यही सब सोच रहा आजकल था हम लोग वैसे तो। सब वर्कaholic हो गए हैं सर। बिल्कुल आजकल हम सब बिल्कुल लोग बिल्कुल। वर्कaholic हो गए हैं। हाँ वही टीवी की पहले हाँ इमामी घुमाती थी महीने में 20 दिन, अब मालूम पड़ता हाँ, है दिन में 20 घंटा कंप्यूटर पे बैठे रहते बैठे रहते, सही बात है। हमारे गुजराती में तो कंप्यूटर को बीजू बहरूज के कहते हैं। कंप्यूटर इज अ सेकंड वाइफ। राइट। और वहां झगड़ा भी नहीं करती और बड़े प्रेम से जो मानो सुना वो सुन भी लेती। इसलिए ये कामधेनु है, कंप्यूटर कामधेनु। का काम बिल्कुल सही बात। कामधेनु है इसलिए सर, ऐसी जो चीजें, चाहो वो आपकी हाँ आंखों के सामने ला देती है। हाँ, इसीलिए तो बहुत फिर बहुत उसका धन्यवाद सर। उपयोग हाँ विवेक, वो जो विवेक चूड़ामणि है ना शंकराचार्य जी, वो विवेक वो बहुत जरूरी होता है। विवेक नहीं होता तो फिर विवेक भ्रष्टानाम विनिपात भवति, ये भर्तृहरि कहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ आप लोगों को सामने मैंने मेरे विचार प्रस्तुत किए। मैं बहुत एक बहुत बड़ा धन्यवाद सर। बहुत कोई आभारी है अच्छा आपके थैंक यू आपसे। सो मच सर। शास्त्री तो नहीं हूँ, कोई शास्त्र का अच्छा पाठन तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो इस वक्त मुझे प्रत्युत्पन्न हुई है मति, उसके हिसाब से मैंने आप सब लोगों के साथ मेरे विचार प्रस्तुत किए। आप सब लोगों ने मुझे प्रेम से सुना। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, आभार। हाँ जी, थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी सर। मच। लव यू एवरीबडी। We have learned so much from sir, and our next renowned speaker, Vaidya Hemant Churasama sir. He is MD in Kai Chikitsa. He has started serving government since 2009 after clearing the Public Service Commission, and he has overall experience in teaching since 13 years. Now is serving as lecturer in Department of Sanskrit from Government Akhandanand Ayurved College, Kolabra, Gujarat.
I would like to request, sir, please give a little bit time and our, regarding our topic today. Thank you. Thank you, Mitch. Am I audible to everyone? Yes, yes, audible? yes. Yes, sir. Welcome. Yes, sir. Yes, clear. Okay. Welcome, doctor. First of all, I'm very happy to share screen with Tapan Vaid and Dr. Rishikesh sir. Uh, First of all, Dr. Haridra Dave sir introduced me that there are some. Hello. Yes, you are audible. Okay. Audible and visible. So, सर ने जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो आई वाज समथिंग चीज़ भी आयुर्वेद में साथ कोरिलेट की जा सकती है एंड इट वाज वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि ऐसे ऐसे टॉपिक पे भी हम अपने आयुर्वेद की बात कर सकते हैं सो आई वाज गिवन अ टॉपिक ऑफ वर्कहोलिक एनर्जी बूस्टर टू वर्कहोलिक्स तो उसमें एक जो सर ने रिक्वेस्ट की थी कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी कुछ बातें की जाए सो सभी गुरुजन मेरे मौजूद है सामने मैं इतनी बड़ी कि गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करने के लिए कर सकता हूँ या नहीं लेकिन आई विल स्टार्ट समथिंग आई विल फाउंड एन रेफरेंस फ्रॉम श्रीमद् भागवत there are 39 selection criteria. Let me speak in term of Ayurveda or in term of research. So in a Bhagavad, there are 39 criteria on the basis of which we can select our spiritual guru. Our student can't select their guru, but in case of spiritual guru, we can have definitely selection criteria. I would like to share my screen and want to share some PPTs so that you need not to read or listen each and every gun of 39. Give me a while, I will share my screen. So it is time, but within a few minutes you are able to see the content. Please bear with me. Yeah. So still the content is loading. I will talk about some guns. That is Satya, Shauch, Daya, Chanti, Santosh, Arjavam, like that. There are three shlok which is considered given as a guru on the symptoms or can select criteria of guru. So if this screen is not visible, I think there are some problem. Screen is not visible. Yeah, it is. Okay, so let's move to the second slide, and the things are shown on the screen. तो ये सब गुरु के क्राइटेरिया हैं कि इसके हिसाब से हम अपने गुरु सिलेक्ट करते हैं नॉट ऑन बेसिस ऑफ सैफरन ऑथिस और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग और नॉट ऑन तो बाकी तो आप सब बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस टॉपिक एंड आई कम टू my given topic, that is workaholic. So let's come to next slide. Chudasma ji, Yes. are you sharing from mobile? Slide Are is you visible sharing? to me. नहीं, are you sharing Yes, I am through sharing. mobile? नहीं, through mobile. Yes. Yes, mobile. That's why screen is very mini size. If you permit me, I can share full screen. No problem. Share. You can share. Please stop sharing. Okay.
Is it visible now? Yes. Yes, please tell me. Please start. Come to the third slide. Yeah, we have already, yes. So here is a very famous person on the screen, and I don't need to introduce himself. He is APJ Abdul Kalam. So when we think about the term workaholic, so I have two things in my mind कि एक workaholic होता है और एक hard worker होता है. So दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वर्कोहलिक हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे कि कलाम ने किस तरह से अपने काम को वर्कोहलिक से हार्ड वर्क तक कन्वे किया. So there are some other example. Come on, few slides. See, Mr. Ratan Tata is also workaholic. On the internet, you might find out that कि वो जब अपनी ऑफिस से वॉशरूम तक भी जाते हैं, meanwhile he is reading 3 or 4 emails. They have assistant who read. So he is utilizing time. मेरे हिसाब से the difference between workaholic and hard worker is that he is utilizing a proper time. Next. These people, if you read today's Business Insider, आज की ही बात कर रहा हूँ, तो जेफ बेजोस ने कहा कि जो वर्क लाइफ बैलेंस, वर्कोहलिक के कंटेक्स्ट में ये सबसे बड़ा शब्द है वर्क लाइफ बैलेंस. तो अब जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा कि देयर इज नथिंग लाइक वर्क लाइफ बैलेंस. वो कहता है कि इट वॉज वेरी वीक फ्रेज. आज के ही उसके स्टेटमेंट में आया है कि वो एकदम वीक फ्रेज है. वो से वर्क लाइफ बैलेंस दो एंड की बात होती है, वर्क और लाइफ. He says, consider it as a circle. I am quoting as fresh as 5th July. So he says, consider it as a circle. There is nothing that can be bifurcated. वर्क और लाइफ बाइफरकेट हो ही नहीं सकते. आप इसको अमलगमेट करोगे, देन ही आप इसको ट्रीट कर सकोगे. और ये नीचे के जो आदमी है, हम आईफोन के हिसाब से उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट देयर एम्प्लॉइज, आपने अगर कुछ इंटरनेट पे या बुक्स पढ़ी हैं तो मिस्टर स्टीव जॉब इज वेरी जीनियस. आई एम सॉरी, बट देयर एम्प्लॉइज हेट देम बिकॉज ऑफ वर्कोहलिक कल्चर. एंड सेम थिंग इज हैपन विथ Amazon also. There is a extreme workaholic structure. One case I comes in my mind. Next slide. Very astonishing case. If you see a New York Times or these foreign Deccan or many newspapers, आप देख सकते हैं कि Amazon ने माफी मांगी थी क्योंकि उसका जो 6,000 स्क्वायर फीट का जो उसका यार्ड है, उसमें इतना भी टाइम नहीं मिलता उनके वर्कर्स को. दे हैव टू पी इन बॉटल्स. एक थोड़ा आई एम वेरी हेजिटेटिंग टू शेयर, बट इट इज कि Amazon ने पहले तो डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है. बाद में उसके अपने ट्विटर हैंडल पे उस ये घटना के लिए उनको सॉरी कहना पड़ा. एनीवे, द थिंग इज कि उन्होंने क्या कहा, इतना सारा वर्क प्रेशर डालते हैं, इतना सारा वर्क के लिए प्रेशर करते हैं कि उसको पानी पीने के लिए या अपने, हम कहते हैं कि उनको जो अपनी जो वेगोत्सर्ग के लिए भी टाइम नहीं देते. तो ये एक बुरी साइड है वर्कोहोलिज्म की. नेक्स्ट. वर्क इज गुड, ओनली वर्क, नॉट वर्कोहोलिज्म. वर्क इज गुड इफ इट इज डन विथ डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन एटसेट्रा. और हम जो सोचते हैं कि वर्क यानी 9 से 5, मेरी ऑफिस, मेरा क्लिनिक, मेरी ओपीडी, बट वर्कोहलिक टर्म इज ऑल्सो implies for musicians or sports or any art, science, or apne mein we have seen a OPD or teaching. Some people have OPD 3 to 6 official and they carried out up to 8, 9. So कभी ये भी दिखता है. हम अगर मेडिकली बात करें, then it is ergomania, more than necessary devotion to the work. और एक पर्सनालिटी ट्रेट है न्यूरोटिसिज्म. ये भी एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो वर्कोहलिक आपको बना देता है. बेसिकली इट इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर कि आप उसमें वर्क को, जैसे ओसीडी होता है, ओसीडी
उसमें भी पीपल डोंट हैव ए कंट्रोल, ओसीडी में भी। तो यहाँ भी एक कंपल्सिव वर्क करने की डिजाइन थी। ये फर्स्ट अल्कोहलिज्म से डिराइव हुआ है। नेक्स्ट, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय दिस वैन ओट्स। इन्होंने पहली बार ये कहा था कि ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और ये एक मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने कहा, बाद में तो वर्कहोलिक के ऊपर बहुत सारी थीसिस और वर्कआउट हुआ, लेकिन बाद में ये कहा कि इट इज एडिक्शन टू द वर्क। लंबी लंबी डेफिनेशन जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या मेडिकली है, दैट आई डोंट वांट टू कन्वे, बट इन अ नटशेल, अगर आप ज्यादा टाइम ऑफिस में रहते हैं और व्हेन इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये एक उन्होंने बोला था कि ये भी एक वर्कहोलिक की आदत है। नेक्स्ट, ये लोग क्या करते हैं कि दे प्रीफर वर्क ओवर, किसके ओवर, कि they will, if they are ill, if they are losing sleep, if they are losing friends, if they are losing marriage functions, any social functions, any birthday, so work is on top priority. So I think workaholic वो priority का भी problem है। Next, उसको there are so many familial problem हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप, इवन डिवोर्स। कई टाइम पे तो ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। और फिजिकली जो प्रॉब्लम रहते हैं, फिजिकल और मेंटली, दैट यू लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा। तो ये सब होते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में आई विल ट्राई टू शेयर कि उसमें क्या क्या आप नटशेल कर सकते हो। जैसे कि कुछ उसके फायदे भी हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं, कि जॉब सेटिस्फेक्शन आपके बॉस को मिलता है, आपको नहीं मिलता, स्ट्रेस आपको मिलता है, फैमिली रिलेशनशिप में, मैरिटल, सब में प्रॉब्लम रहता है। आप बर्न आउट, जो अभी अभी का जो वर्ड है, बर्न आउट, प्रोफेशनल आपकी एफिकेसी कम रहती है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ, वो सब आई डोंट वांट टू डिग इट मोर, बट ये सब उसमें रहता है। तो लेकिन ऐसा कहना चाहिए कि कभी कभी क्या रहता है कि आप लंबे आवर्स तक आपकी ऑफिस में काम करो तो ये डेडिकेशन माना जाता है, बट हियर इट इज नॉट सिनोनिम विथ वर्क एंगेजमेंट। आप 6 बजे काम कर सकते हो, और वही काम के लिए अगर आपको 8 बज जाते हैं, इट डजंट मीन कि आप ज्यादा एफिशिएंट और वर्कहोलिक हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क और लाइफ का बैलेंस होना चाहिए। यहाँ से हम आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हियर, कि कैसे हम इसको बैलेंस कर सकें। नेक्स्ट, सो आप जान लीजिए कि एक हार्डवर्क रहता है और एक वर्कहोलिज्म होता है। ये एक टेम्पल है जो फेमस है, आप शायद जानते होंगे, इट वाज सिचुएटेड एट दिल्ली। तो ये जो टेम्पल है उसके आगे पीछे की एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। टेक्निकली अगर आप यहाँ हार्डवर्क की बात की जाए या वर्कहोलिज्म की बात की जाए, तो ये प्रोजेक्ट which was estimated to be completed in 35 years, it was completed in only 5 years। अगर 5 साल में ही उनको कंप्लीट किया गया। उसमें 8000 वर्कर्स थे और उसके 30 करोड़ के से भी ज्यादा वर्क आवर्स उसमें दिया गया था। तो ये बात कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि यहाँ वर्कहोलिज्म नहीं था, यहाँ डेडिकेटेड वर्क था या हार्ड वर्क था, मैनेज्ड वर्क था। किसी को भी अगर आप इस तरह से की जाए कि वर्क प्रेशर है, वो वॉलंटरीली एक्सेप्टेड किया जाता है, वॉलंटरीली एक्सेप्टेड, तब वो वर्कहोलिज्म होता है। फोर्सफुली तो आप देखिए, बैंक में अकाउंट ओपनिंग भी फोर्सफुली होता है कि उसको भी टारगेट दिया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहां भी उसको टारगेट दिया जाता है, इतनी कार बेचनी है, वो तो उनको दे हैव टू बी वर्कहोलिक, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन नेक्स्ट, अगर हम यहाँ जो वर्क है उसके साथ होलिज्म, मतलब कि
एक आयुर्वेद का थोड़ा एसेंस डालें तो वी हैव अ प्लेंटीफुल एस्पेक्ट्स। आयुर्वेद में कई जगह सभी चीजें कुछ टाइम कुछ ड्यूरेशन के हिसाब से करने के लिए बोला है। ऐसा नहीं है कि इसको करते ही जाओ। मान लीजिए कि आप सूत्रस्थान में जाएंगे इंद्रियोक्रमणी में, तो वहां कहा है कुछ चीजें 2 बार करनी है, कुछ चीजें 3 बार करनी है। तो देर आर वेरी क्लियर डिमार्केशन कि आपको 6 घंटा ऑफिस में जाना है, 2 घंटा ये करना है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें बताई गई है नित्यम, यू हैव टू वर्क डेली। सो चरक ने तो एकदम फाइन डिमार्केशन कर दिया कि हम कैसे इसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो कुछ चीजें हमको मिलती है कि कहाँ से वर्कोलिक आदमी आता है और हमको उसके लिए क्या करना चाहिए। कुछ महोत्साह करके बोला है, तो ज्यादा ओवर एंथुजियाज्म होते हैं। एक चीज है कि दे हैव टू डेडिकेटेड दक्ष, तो एक बात ये भी कहा कि ना अदक्ष स्यात्, तो यहाँ भी एक विवेक का हमको सॉल्यूशन किया है कि विवेक नेक सुखी करके कहा है। ये सब बातें हमको प्रैक्टिकली वर्क लाइफ बैलेंस के पर्सनल काउंसलिंग में, अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है तो हमको उसके हिसाब से समझानी चाहिए। यहाँ तो सब विद्वान है तो हम सिर्फ कोट करते हैं कि नेक सुखी, पेशेंट को तो नहीं बोलना है। सो एक जो ओवरवर्क का है वहाँ सूत्रस्थान में दिया गया है कि न कार्यम अतिपात्ये। आपको जो टाइम ड्यूरेशन में काम दिया गया है उसको उसी टाइम ड्यूरेशन में, जैसे मेरा भी लेक्चर अभी 2-3 मिनट में आई हैव टू कंप्लीट, तो उसी समय से न कार्य कालम अतिपात्ये, उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कम देना है। फिर लिखा है ना अति समय जहियात, आपको कभी कभी नहीं कहा गया है कि ओवरवर्क किया जाए, हाँ वर्कोलिक बना जाए। और एक तो बड़ी अच्छी बात की है कि न जो अति दीर्घ सूत्री स्यात्, हाँ वर्कोलिक लोग सेम चीज में इतना डेप्थ में उतरते हैं, वो भी प्रॉब्लम है। उसकी अगर हम बिहेवियरल पैटर्न पे दे तो हम आयुर्वेद के हिसाब से कह सकते हैं न बुद्धि इंद्रियाणाम अति भारम आदध्यात्, इतना भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए अपनी बुद्धि के पास से कि वो स्ट्रेस जनरेट करे। तो इन ए वेरी नटशेल ऐसा कहा जाना चाहिए कि न नियम विद्यात्, जो भी रूल्स हैं वर्क के, लाइफ के, बैलेंस के, उसको आपको ओवरकम नहीं करना है। अगर उसको आप ओवरकम करते हैं तो देन इट विल क्रिएट डेफिनेटली प्रॉब्लम। हमको कहा गया है कि वश्यात्मा होना है, हमको कंट्रोल ओवर सेल्फ, हमको निश्चिंत, निर्भीक और शांति प्रधान होना है। इफ वर्कोहलिक कल्चर विल गिव यू स्ट्रेस देन इट इज नॉट योर बाइट, आपको उससे बाहर निकलना है। बाकी उसकी क्या ट्रीटमेंट की जानी चाहिए, कैसे उसको डील करना चाहिए, वो हमको तपन सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया, मधुर रस वगैरह करके। सो इट वाज वेरी गुड clinical aspect given by Tapan sir. So here I am sharing my view in very nutshell. I hope you will like, you will enjoy my views. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Thank you so much, sir. Our next speaker, Vaidya Sri Rishikesh B. Matre sir, very renowned physician. He is MD in Ayurveda and he is in MS Sanskrit. We already know the brand Maitre Ayurveda, which is made by Maitre sir. I would like to give a very description, introduction about sir. In the year 2016, he has received the Best Teacher Award. The name of the award was Dr. B.G. Ghanekar Utkrisht Adhyapak Puraskar, which is which is given by Vaidyak Khandiwale Vaidyak Sanstha, which is itself a very honorable in Maharashtra Sanstha. Sir has completed his BMS in 93 from Pune University. In the year 93, then he has completed his MA in Sanskrit in the year 93 from Tilak Maharashtra Vidyapeth Pune, and he has completed his MD from Jamnagar University. And I must mention here that he was the top ranker, rank 1
in the year 95 during the MD entrance exam. During his MD, his thesis was sorry, application of Tantra Yukti in Samhita Adhyayan. His guide was Dr. Ram Babu Dwivedi. After that, सर ने काफी आयुर्वेद में एज अ लेक्चरर, then he became a reader in Chaitanya Ayurved College. Then in the year 2019 he became professor in PG department in Sanskrit Samhita Siddhant in SDM Ayurved College Udupi. In 2015 again he became professor in PG department in SDM Ayurved Karnataka. There is a clinic already running like Avanti Ayurveda Chikitsalay in Pune and Nasik. In fact, sir has developed some digital online classes, and he has developed his own website, that is www.maitrayayurved.com, which is from 2006. And many of our like junior students, junior physicians are taking classes. We came to know studies there. There are some other online courses is also going on Samhita and Tika Vachanam. I would like to request sir, please हम लोगों को थोड़ा सा आप आगे की मंच संभालिए और हमें इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा वार्ता दीजिए. वेलकम डॉक्टर मैत्रेय. नमस्कार सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी सर, जी सुनाई दे रही है. ये पीपीटी जो है ये आप शेयर करेंगे कि मैं शेयर करूं? हेलो हेलो यस, जी सर सुनाई दे रही है. वी आर ऑडिबल. स्लाइड लाउडर डॉक्टर मैत्रेय. ये कहाँ पर होता है? मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ ये. आप मैं शेयर करना है, आई विल शेयर, डोंट वरी. हाँ, मैंने आपको पीडीएफ भेजा है उसका, आई नो आई विल शेयर दैट. उसको चालू कीजिए तो मैं आगे की बात करूँ. बराबर, यही शुरू करें. यस. नमस्कार. गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः. Ayurveda, the booster for workaholics. So I see subject very relevant for current situation, what we are working and living in today's civilized society. आप अभी कोलकाता में हैं, आदरणीय वैद्य तपन कुमार जी गुजरात स्टेट की कैपिटल अहमदाबाद सामाजिक अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ. मैं पुणे से बात कर रहा हूँ. तो जनरली लोग इस समय रह रहे हैं ये बड़े सिटीज में है, मेट्रो. और ऐसे जो मेट्रो सिटीज का लाइफ होता है ये जनरली इसी प्रकार से होता है, वर्कहोलिक. तो मेरे सारे पेशेंट जो है वो भी पुणे सिटी और नासिक बिगर सिटीज आवर स्टेट. तो ऐसे में हमारे पास जो पेशेंट का वर्ग आता है प्रायः की ट्रीटमेंट. शर्मा जी इनका ऑडियो थोड़ा ठीक कराइए, ऑडियो एंड विजुअल. अभी ठीक है? हाँ शर्मा जी, पवन शर्मा जी. मेरे हाथ में नहीं है जयराम जी. डॉक्टर हाजरा मेरे हाथ में नहीं है. अभी आवाज आ रही है? हाँ अब आवाज आ रही है. आवाज ठीक है लेकिन विजुअल ठीक नहीं है. विजुअल वो पीडीएफ उनको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा उनका कहना. ठीक है, विजिबल नहीं है. पीपीटी नहीं वो विजिबल नहीं है, पीपीटी विजिबल है. हाँ मैं विजिबल नहीं हूँ, मेरा वीडियो ऑन नहीं.
मेरा ऑडियो ऑन है, आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ, ठीक है। यस यस। हाँ, तो अभी देखिए कि हम जिस प्रकार के शहरों में रहते हैं, सिविलाइज्ड लाइफ है, और हमारे पास आने वाला जो पेशेंट वर्ग होता है, ये थोड़ा सा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लेवल का होता है, क्योंकि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट जो हम कंसल्टिंग लेवल पर करते हैं वो उतनी सस्ती भी नहीं है कि लोअर क्लास का पेशेंट उसे अफोर्ड भी कर सके। जो भी स्थिति में मेरे प्रैक्टिस के है उसके हिसाब से आपके सामने ये बातें रख। तो मेट्रो सिटीज में ये जो लाइफ हो चुका है आजकल, ये आज के दिन के अनुसार है, ये वर्कोहोलिक। वर्कोहोलिक शब्द जो है वो इसी प्रकार से आता है कि जो अपने बाकी सारी चीजों के बजाय अपने काम को ही सर्वाधिक महत्व, प्रेफरेंस, प्रायोरिटी देते हैं, और जो इसेंशियल चीजें हैं, जीवनावश्यक चीजें की ओर भी उनका दुर्लक्ष्य हो जाता है। तो इस प्रकार के समाज के लिए आयुर्वेद क्या दे सकता है, और इस प्रकार के समाज की समस्याएं आयुर्वेद किस प्रकार से समझ सकता है, ये दो बातें यहाँ पर मैं प्रस्तुत करूँ। पहले कुछ मेरी मर्यादाओं को मैं स्वीकार करूँ। ये जो दूसरी स्लाइड अभी आप देख रहे हैं उसमें मैंने ये स्वीकार किया है कि आई नो माई लिमिटेशन, मेरी मर्यादाओं का ज्ञान, और उन्हें मैं स्वीकार भी करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक दोस्त की तरह, एक मित्र, कल्याण मित्र की तरह आपके साथ एक संवाद के लिए आया हूँ, ना कि कोई एक व्याख्याता के रूप में, एक लेक्चरर। तो हमारा जो उद्देश्य होगा इस व्याख्यान का, वो एक विषय को दोनों तरफ से समझने का प्रयास इस तरह से। और चूंकि केवल आधे घंटे में ये सारा करना है, इसमें विस्तार की भी मर्यादा रहेगी। मैं प्रायः जो व्याख्यान देता हूँ ये अन्य प्लेटफॉर्म पर दिया जाता है, तो कम से कम 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक चलता है। जमाने में मैं पीजी एंट्रेंस क्लासेस चलाया करता था, घंटा कंटिन्यू आता है। तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े सब्जेक्ट को मैं 30 मिनट में कोशिश करूँ, याद आए नहीं, कुछ ड्रॉबैक रह सकते हैं, आप उससे उदार हृदय से आपके सर सहयोग सर सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा सर स्पीकर अगर पास से रखेंगे, शायद साउंड थोड़ा स्लो हो जा रहा है। एक एक मिनट। जी ठीक है, हेलो, थैंक यू सो मच सर। अभी आ रहा है? हाँ, क्लियर देन बेटर बिफोर। ओके। तो विषय की शुरुआत करते समय देखिए मैंने एक 4 चीजें आपके सामने रखी हैं कि वर्कोहोलिक्स एज वी प्रैक्टिस इन पुणे एंड नासिक सिटीज। तो वहां पर ये 4-5 लोग दिखाई देते हैं कि या तो उनका सेडेंटरी जॉब होता है, टेबल वर्क होता है, उस कारण से ये बहुत प्रेशर में रहते हैं, स्ट्रेस होता है। या फिर ये लोग मार्केटिंग में होते हैं, इसलिए उन्हें बड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, इंट्रासिटी या इंटरसिटी, या अपने ही शहर में पूरा दिन भर घूमते रहते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर तक जाते रहते हैं। तीसरा एक प्रकार होता है कि शिफ्ट ड्यूटी वाले लोग होते हैं, हर हफ्ते या हर महीने इनकी ड्यूटी होती है। हाँ। एक चौथा प्रकार होता है कि फिजिकल वर्क होता है। फिजिकल वर्क क्या होता है कि दिन भर काम करना है। इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो गृहिणी है, होम मेकर है, हाउसवाइफ है, वो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक वो काम में लगी ही रहती है। तो ऐसे एक 4-5 मैंने आइडेंटिफाई किए हैं लोग कि जो वर्कोहोलिक है। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनको पैसा मिलता है, इनमें से कुछ ऐसे जिनको पैसा मिलता ही नहीं है, फिर भी वो काम करते रहते हैं, जिसमें ये गृहिणी वर्ग आता है सारा। हाँ? तो इतने प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। हाँ? टेबल वर्क वाले, हाई प्रोफाइल सेडेंटरी जॉब वाले, इंटेलेक्चुअल्स, वहां से
एक्सक्यूज मी डॉक्टर मैत्रेय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर मैत्रेय जी, आवाज आ रही है? अब आ रही है। काइंडली कंटिन्यू। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड लगाइए। अभी एक कैटेगरी के बारे में मैं आपके सामने उसका निदान। स्पीकर नियरर टू माउथ सर, प्लीज। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग। बड़ा, ठीक है। हाँ, तो जो एक सेडेंटरी जॉब वाला वर्ग है, जिसको बहुत सारा स्ट्रेस रहता है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल फील्ड में काम करता है, जैसे कि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर फील्ड के लोग हैं, आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो इनका क्या प्रॉब्लम होता है कि इनका काम तो शुरू होता है 9 बजे, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। रात के 9, 10, 11, 1, 2 बजे तक इनका काम चलता ही रहता है, और फिर उठ के 9 बजे फिर से इनका काम शुरू ही होता है। तो ये जो लोग हैं, ये सेडेंटरी जॉब वाले लोग हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाले लोग हैं, क्योंकि इनका जो बॉस है, इनका जो स्वामी है, इनको जो पैसा देने वाला व्यक्ति है, ये भारत के बाहर है। ये लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, आज की स्थिति में, कोरोना की स्थिति में। तो इनमें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? तो व्यायाम के अभाव के कारण ये लोग ओबेसिटी, शुगर, शुगर जन्य कुछ उपद्रव, जिससे कि डायबिटिक फुट होता है, डायबिटिक वुंड होता है, क्योंकि दिन भर पाँव लटकते रहते हैं, सस्पेंडेड लेग्स रहते हैं। फिर इनका टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण बीपी बढ़ता है, क्योंकि बैठे बैठे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, स्थौल्य बढ़ जाता है। और इंसोम्निया, नींद तो पूरी होती नहीं है। तो ये कुछ इनके प्रॉब्लम्स है। जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, टेबल वर्क करता है, व्हाइट कॉलर जॉब जिसे कहते हैं, हाईली स्ट्रेसफुल है, और इनको अपने कुर्सी से उठने का कोई मौका ही नहीं मिलता है, सुबह 9 से लेकर रात को न जाने कितने बजे तक। तो ऐसी स्थिति में इनकी क्या स्थिति होती है? तो व्यायाम के अभाव के कारण, आहार के असंतुलन के कारण ये लोग ओबेसिटी या डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। और आज डायबिटीज कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ओबेसिटी कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता है। ओबेसिटी एंड डायबिटीज आर नाउ कोमॉर्बिडिटीज फॉर करंट सिचुएशन। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना नाम का, उसमें डायबिटीज और ओबेसिटी, ये दोनों हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसे कोमॉर्बिडिटीज कहा जाता है, उस प्रकार से सामने आए। और यही कारण था कि पिछले साल मैंने 225 से ज्यादा ओबेसिटी और डायबिटीज के केसेस को टैकल किया, जो इस पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन के रूप में ट्रीट हो गए। तो इनका कुछ आपके सामने मैं उदाहरण रखता हूँ। अगली स्लाइड दिखाइए सर जी। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, बस। स्ट्रेस वाला के पीछे का, इसके पहले का स्लाइड। दूसरा ग्रुप होता है, बहुत स्ट्रेस है, मार्केटिंग में है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, शिफ्ट ड्यूटी में है। इनको जनरली पित्त प्रधान, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इस प्रकार के व्याधि होते हैं। जो पहला वर्ग था, उन्हें कफ प्रधान, जो बैठे रहते हैं, आस्या नाम का जिनमें निदान है, इन लोगों को स्थौल्य या डायबिटीज जैसी चीजें तकलीफ देती है। तो कफ प्रधान वो सारा चीज हो गया। ये जो है, ये दौड़ते रहते हैं, खाने पीने का कुछ नहीं होता है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, तो इनको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे जीआई ट्रैक पित्तजन्य व्याधि होते हैं। और जो अंतिम वर्ग मैंने आपके सामने रखा था, नेक्स्ट स्लाइड, ये है जो ट्रैवलिंग भी करता है, बहुत सारा काम भी करता है, फिजिकल वर्क करता है। इन लोगों को वात प्रधान रोग होते हैं, जैसे कि नेक पेन होता है, लो बैक पेन होता है, वर्टिबुलर डिजेनरेशन होता है, नी में कुछ प्रॉब्लम होता है, साइड होती है, लिगामेंट टेयर हो जाता है। तो ये वात प्रधान लोग। यानी वर्कोहोलिक जो होता है, वो केवल वात प्रधान ही होता है ऐसा नहीं है, वो पित्त प्रधान भी होता है, कफ प्रधान भी होता है। तो सबसे पहले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। पहली कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल्स की, सेडेंटरी जॉब वालों की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेडेंटरी जॉब रिच, they will fall prey for obesity, diabetes and diabetes related complications like diabetic wound, diabetic foot, diabetic neuralgia, इस तरह से। या उनको बीपी की तकलीफ होगी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा,
स्ट्रेस होता ही है, और इंसोम्निया होता है, अनिद्रा होती है, यानी कफजन्य होने के बावजूद इनको सोने का समय ही नहीं मिलता है, इसलिए इनको अनिद्राजन्य जितनी भी चीजें हैं वो सारी इनमें दिखाई देती है। अभी अब आपके सामने उदाहरण रखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत रिसेंट पेशेंट है, कल परसों का ये उसने भेजा हुआ व्हाट्सएप का मैसेज है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने रखा है। पेशेंट का नाम जो है और डीपी जो है वो मास्क किया हुआ है। देखिए उसने लिख के भेजा है, ये परसों शुक्रवार के उसके व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट है कि 4 मई को इसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई थी, तब इसकी शुगर बहुत हाई, 214 और 350 के आसपास। ये मस्कत से आया हुआ था, मस्कत में ये शुगर इस तरह से थी। 8 महीने का ट्रीटमेंट वहां पर हो चुका था, और अभी वहां पर कुछ काम नहीं, इसलिए अपने घर वापस चले आए थे। और ये स्थिति थी 225 से 350 तक फास्टिंग पीपी शुगर है, और वेट जो है 88, इसका उम्र है 32 साल केवल, बहुत यंग है, और 88 तक वजन चला गया है। उसको वजन देखने के लिए खड़ा किया तो उसके टमी के कारण उसको नीचे का दिख नहीं रहा है, इतना है। फिर 15 दिन ट्रीटमेंट दी, महीना दिया, 1.5 महीना दिया, 2 महीना दिया, तो हर 15 दिन के बाद क्या क्या हुआ उसका उसने ब्यौरा लिखा है। आज की स्थिति में 2 महीने के बाद 12 किलो वेट डाउन है, प्रोटीन लॉस नहीं है, देयर आर नो क्रैम्प्स, नो मसल वेस्टिंग, पूरी टमी चली गई है, एंड शुगर रिपोर्ट्स आर very correctly normal, not a single tablet for diabetes given from modern medicine, एक भी OHA नहीं चलाया है, ना ग्लाइकोमेट दिया है, ना मेटफॉर्मिन दिया है, ना वोलिबोस दिया है, कुछ नहीं दिया है, केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया है, आयुर्वेदिक आहार नियोजन दिया है, और आयुर्वेद की दृष्टि से उसको अच्छा व्यायाम सजेस्ट किया है, इसके ये परिणाम है। ऐसे कितने केसेस हैं अभी इस समय? 225 केसेस है, जिसका HbA1c जो है वो 14 से लेके 7 तक नीचे आया है। तो ये हो सकता है, इसका कारण क्या है? तो ये लोग बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। अभी जो दिन भर बैठा हो, पीछे पीछे लीजिए सर, वहीं पे रहने दीजिए। तो ये जो पेशेंट दिन भर बैठा हुआ, ये 3 बार खाना खाएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, दोपहर का लंच ले लेगा, रात का भोजन ले लेगा। मुझे तो बड़ी आपत्ति है कि जो सेडेंटरी जॉब में है, जो 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस है, उनको 3 बार खाने की आवश्यकता ही क्या है? अगर आप रात का भोजन करके सो जाने वाले हो, तो रात का भोजन जाएगा कहाँ, उसका यूज क्या होगा? वो आके शुगर बनेगा, वो आके टमी बनेगा, फैट बनेगा, ओबेसिटी बनेगा, लिपिड बनेगा, बराबर है ना? और फिर रात भर सो जाओगे और सुबह उठोगे और बड़े जोरों से ब्रेकफास्ट करोगे। अगर रात भर कुछ कष्ट ही नहीं किया है तो भाई आप खाना क्यों खा रहे हो सुबह? पहले जो आप फैट जमा हुआ है, पहले जो आपका शुगर जमा हुआ है, उसको यूज करो ना। हाँ, दिन भर आप चलते हो, सोचते हो, बोलते हो, कुछ काम करते हो, आपको एनर्जी की आवश्यकता है, आप लंच जरूर करो। आप कोई बढ़ते बच्चे नहीं हो 25 साल के पहले के, 16 साल के पहले के, कि आपको 3 4 5 बार खाना चाहिए, नहीं जरूरत है उसकी, क्योंकि जितनी बार खाना खाओगे उसका अगर उपयोग नहीं होगा तो वो मेद बन के स्टिक्सनोदर लंबनम, सेंट्रल ओबेसिटी के रूप में आपके इर्द गिर्द घूमेगा, टायर बनेंगे उसके। तो पहला मैं बोलता हूँ इन लोगों को कि भाई अगर आप सेडेंटरी जॉब में हो, वो जॉब आप छोड़ नहीं पा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम हो, आप अपनी कुर्सी से हिल नहीं रहे हो, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर योर डिनर, यू आर नॉट अलाउड टू गेट योर डिनर। तो क्या खाली पेट रह जाए? खाली पेट रहेंगे तो पित्त बढ़ता है, माथा ठनकता है, जलन होती है, एसिडिटी होती है, क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक सोल्यूशन दे सकते हैं, जो ऐसा खाना दे दे कि सटाइटी तो आ जाए, तृप्तता तो आ जाए, पेट तो भर जाए, लेकिन ऊपर एनर्जी ना चढ़े, ऊपर ग्लूकोज ना बढ़े, ऊपर फैट ना चढ़े। तो खाना ऐसा खाना चाहिए जो पेट भरेगा लेकिन ऊपर एनर्जी नहीं देगा, तो शरीर में पड़ी हुई जो एनर्जी है फैट के रूप में, शुगर के रूप में, उसको यूज करेंगे। ऐसा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, फ्लूक नहीं, चांस नहीं, कोइंसिडेंस नहीं, कंटिन्यूअसली इस थियरी पर ये काम किया है कि हर एक आदमी को 105 दिनों में उसके OH से मुक्त करा के उसका HbA1c 6 के नीचे 5.4 के आसपास लेके आ जाए। उसका जो वजन है वो 1 महीने में 10% तक, अप टू 10% उसको रिलीव कर सके। और ये सब होते हुए उसके मांस धातु का क्षय न होने पाए, उसका बल क्षय न होना चाहिए। बल मांस क्षय ये बहुत बड़ी चीज है हमारे शास्त्रों में, उसको होते हुए न देना, बल क्षय मांस क्षय हुए बिना, without any muscle wasting, without any protein loss, there are no cramps his calf muscle, he will not get exhausted, he will feel fresh, he will feel light, he will feel energetic every day.
in spite of he is not eating in the night, he is not taking his dinner. So हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर मेडिसिन के रूप में, विहार यानी व्यायाम के रूप में, आहार यानी डाइट के रूप में, वो उपशय के लिए है। उपशय की व्याख्या ही वही है, औषधान्न विहाराणाम उपयोगम सुखावहम। जो सुख को लाएगा, आरोग्य को लाएगा, ऐसे औषध का, ऐसे आहार का और ऐसे व्यायाम का प्रणयन उस पेशेंट को देना है कि जिससे उसका सुख आ जाएगा, उसका दुख, उसका रोग भाग जाएगा, दूर चला जाएगा। तो ये काम हम करते हैं। डायबिटीज को हम प्रमेय समझ के नहीं ट्रीट करते, क्योंकि डायबिटीज अलग चीज है, प्रमेय अलग चीज है। ये जो आप अगली स्लाइड देख रहे हैं, इसमें देखिए करीब करीब 9.4 था, वो नीचे आके 6.2 तक आ गया है 4 महीनों में। ये 16 साल की केस है, आज की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले कई सालों से ये काम चल रहा है कि नीचे लाना है HbA1c को। अंधेरे में काम नहीं करना है, रिपोर्ट के साथ काम करना है, साइंटिफिकली काम करना है। क्योंकि पेशेंट को सामने खड़ा रख के कोई नहीं बोल सकता कि इसकी शुगर इतनी है, इसका HbA1c इतना है। उसको रिपोर्ट ही करना पड़ता है। देयर आर डॉक्यूमेंट्स BT एंड AT बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर। कैसे करेंगे इसको? डायबिटीज को ट्रांसलेट करेंगे प्रमेय करके और उसको चंद्रप्रभा दे देंगे, गोक्षुर दे देंगे, वंग दे देंगे, वसंत कुसुमाकर दे देंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं होता है, आपको भी पता है। आप भी झगड़ रहे हैं डायबिटीज के लिए, मैं भी बहुत साल झगड़ा हूँ, अभी जाके मिला है। तो डायबिटीज प्रमेय है ही नहीं। ट्रांसलेट करके अगर काम होता तो कैंसर कब का ठीक हो जाता। कैंसर को अर्बुद कहोगे और ट्रीट करोगे, कैंसर अर्बुद तो कैंसर ठीक होता है क्या? नहीं होता है। ट्रांसलेशन करके मॉडर्न मेडिसिन के डायग्नोसिस का अगर काम चलता तो बहुत आसान हो जाता, ऐसा है नहीं। डायबिटीज एक रसरक्तगत क्लेद है। उन्होंने शुगर को पकड़ा है रस रक्त में, और आपकी चरक संहिता में लिखा है कि प्रमेह वो है जो बस्तीगत क्लेद है। शरीर का क्लेद मूत्र में मिलके बस्ती से निकल जाएगा तब प्रमेह है। मैं इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देता हूँ। मान लो कि कोई मुंबई से निकल के कोलकाता आ रहा है रेलवे से, ओके, किसी एक्सप्रेस में बैठ के। मुंबई ये डायबिटीज का निदान सेवन है। मधुर खा लिया, गुरु खा लिया, बैठ के रह गए, व्यायाम नहीं किया, मुंबई से स्टार्ट हुआ डायबिटीज होना, है ना। और उसे पहुंचना है कोलकाता में आपके यहाँ पर। तो जब ये क्लेद जो है आस्या के कारण, मधुर रस सेवन के कारण, गुरु गुण के कारण, स्निग्धता के कारण, ये निदान सेवन की शुरुआत हो गई। इस निदान सेवन का अंत होना है प्रमेह में। वो सारा क्लेद मूत्र में मिलके कोलकाता में उतर जाएगा, मूत्र में मिलके बस्ती से निकल जाएगा तो प्रमेह कहेंगे। लेकिन ये जो बंदा है जो मुंबई में बैठा है गाड़ी में, ये बीच में नागपुर में ही उतर गया, रक्त क्लेद है वो, इसको ब्लड ग्लूकोज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, और आप उसको रिसीव करने के लिए कलकत्ता के प्लेटफॉर्म पर जिंदगी भर खड़े रहोगे, आपको मिलेगा नहीं। कुछ समझ रहे हैं? ये संप्राप्ति है उत्पाद कारणस्य व्याधि जनन पर्यंतम गमनम। उत्पादन कारण का व्याधि के जन्म तक का जो प्रवास है, ये संप्राप्ति है। प्रमेह वो चीज है जो कोलकाता में मूत्र को क्लेद के साथ बस्ती के द्वारा निष्कासित करती है। डायबिटीज वो चीज है जो मुंबई में बैठ के चला तो सही, लेकिन नागपुर में उतर गया, रसरक्तगत क्लेद है वो। और आप प्रमेय की ट्रीटमेंट करोगे, कोलकाता में बैठ के उसका वेट करोगे, तो नागपुर में उतरा हुआ जो पर्सन है उसको कभी रिसीव नहीं कर पाओगे। तो मेरी जो समझ है थोड़ी बहुत, 23 साल की प्रैक्टिस है, बहुत बड़ी नहीं है। आदरणीय तपन सर मेरे गुरु है, वो मुझे मित्र मानते हैं, उनकी उदार हृदयता है, लेकिन मेरे लिए गुरु है, आदर्श है। लेकिन उनकी तुलना में सोचा जाए तो मेरी प्रैक्टिस बहुत छोटी है। पिछले 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1998 से। तब से सोच रहा हूँ कि डायबिटीज क्या है। तो मेरी समझ इतनी ही है, ये रस रक्तगत क्लेद, इसको आप प्रमेह करके ट्रीट करोगे तो नहीं होगा। इसलिए प्रमेह की एक भी औषध दिए बिना मैं ये पेशेंट टैकल कर रहा हूँ रस रक्तगत क्लेद नाम की चीज से। और इसका रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा, 9.4 का HbA1c जो है वो 6.2 तक आ गया। कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आगे है, आगे की साइड। ये भी फिलहाल बहुत ही फ्रेश पेशेंट है। 350 से शुगर नॉर्मल तक आ गई, 225 से नॉर्मल तक आ गई, 1 महीने में, 15 दिन में। ऐसी आगे का पेशेंट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। और एक नेक्स्ट स्लाइड, इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। ये है इंटरेस्टिंग पेशेंट। इसकी एज देखिए, सबसे ऊपर इसकी एज लिखी है 69। ये 14 जनवरी का पेशेंट है। इसका HbA1c है 14, शुगर है 300 से आगे,
हाँ, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये 1 महीने में, हाँ, 12 फरवरी का रिपोर्ट है, HbA1c 11 है। वही पेशेंट है, ऊपर देखिए, एज है 68.9, हाँ, 69 साल का उम्र का पेशेंट है। आगे नेक्स्ट स्लाइड। फिर 1 महीने में आ गया 7.8, 14 से 8 तक आ गया 2 महीने में। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। वही पेशेंट है, 5 महीने बाद HbA1c 7 है और शुगर का रिपोर्ट नॉर्मल है। अगला स्लाइड देखिए। ये था पहला 12 जनवरी का रिपोर्ट, जिसमें शुगर रिपोर्ट लिखा है 200 और 300। कल का रिपोर्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। ये है कल का रिपोर्ट, नॉर्मल, टोटली नॉर्मल। 10 साल पहले के उनके रियूनियन के प्रोग्राम का टी शर्ट पहन के आया था पिछले रविवार को पुणे के क्लिनिक में। इसके बड़े भाई की किडनी निकाल दी है, किडनी डैमेज हो गया डायबिटीज के कारण। इसलिए डरा हुआ था, सर मेरा भी HbA1c 14 हो गया, अभी मेरी भी किडनी निकालनी पड़ेगी, कुछ करो। तो अभी 7 HbA1c है, पूरा का पूरा वजन नॉर्मल पर आ गया है, नो मसल वेस्टिंग, नो BP, नो OH, नॉट अ सिंगल एलोपैथी मेडिसिन इज गोइंग ऑन। कैसे काम करते हैं? तो ये प्रमेह ट्रांसलेशन करके काम नहीं होता है, वंग भस्म देके काम नहीं होता है, वसंत कुसुमाकर देके काम नहीं होता है, चंद्रप्रभा देके काम नहीं होता है, ना कोई कड़वी चीज देके काम होता है कि जम्बुल का उसको जम्बुल के बीज खिलाओ, उसको जामुन के बीज खिलाओ। वो ऐसे ड्रग एंड डिसीज पर काम नहीं करते। ये संप्राप्ति समझने की बात है। उत्पाद कारण से व्याधि जनन पर्यंत गमनम, ये रसरक्त क्लेद नाम का जो DM है, डायबिटीज मेलिटस है, उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले 23 साल में एक भी रसकल्प यूज नहीं किया हूं, न आरोग्यवर्धिनी यूज की है, न कामदुदा, न सूचकर, न भ्रोजा चिंतामणि, न स्वर्ण भस्म, न रजत भस्म, न ताम्र भस्म, न लोह भस्म। रसशास्त्र पढ़ा हूं, 80 के 80 रसकल्प कंठस्थ है। रस 11 तो एक भी रसकल्प यूज किए बिना, एक भी प्रमेह के अधिकार का औषध यूज किए बिना, एक भी रसकल्प यूज किए बिना, एक भी प्रमेह के अधिकार के औषध की यूज किए बिना ये काम होता है। एक पेशेंट में नहीं, कई पेशेंट में, हर पेशेंट में, हर बार। सिद्धांतो नाम यहाँ परीक्ष कई ही बहुविधम परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। इस प्रकार से काम चलता है। इन लोगों को 1 घंटे के लिए चलाना है। अगर आपको डायबिटीज ट्रीट करना है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ट्रीट करना है, अगर आपको BP ट्रीट करना है, अगर आपको ओबेसिटी ट्रीट करनी है, तो आपको इनको चलाना है 1 घंटा। चरक ने लिखा है सूत्र 31 में, व्यायामं च व्यवायं च प्रजागरम चिंतनानि च स्थौल्यम इच्छन परित्यक्तुम क्रमेण अभिवर्धयेत। इसे बढ़ाइए। क्या क्या बढ़ाइए? व्यायाम, व्यवाय, चिंतन और जागर। चिंतन, जागर और व्यवाय ये हम बता नहीं सकते पेशेंट को, वो तो करता रहता है, ऑलरेडी निदान के रूप में उसके शरीर में मौजूद है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? व्यायाम बता सकते हैं। और सबसे आसान व्यायाम है, चलो अपने पाँव पर रोज 1 घंटा चलो शूज पहन के। तो एक व्यायाम है। एक डिनर छोड़ के ऐसी चीज खाने के लिए देनी है कि जिससे पेट भरे, ऊपर शुगर न बढ़े, और रसरत्तगत क्लेद को ठीक ठीक करना है। आपने पहले स्लाइड देखी, वहां पर था 88 से नीचे 76 तक आ गया वो। 12 किलो वजन कम किया उसने 2 महीने में, विदाउट एनी बलम, नो प्रोटीन लॉस एट ऑल। उसको डाइट ही वैसे देना है, उसको प्रोटीन देना है, ग्लूकोज कम देना है, उसको फाइबर देना है, ग्लूकोज कम देना है। कम देना है यानी कम देना है, नहीं देना है ऐसे नहीं, क्रैश डाइट नहीं देता। खाना है उसने, 3 बार खाना है, लेकिन क्या खाना है वो हम डिसाइड करें। शुक धान्य कम खाएगा, शिंबी धान्य ज्यादा खाएगा, शाक वर्ग ज्यादा खाएगा, तो वो ठीक हो। आगे नेक्स्ट है, अगली स्लाइड। अगली स्लाइड है ये ट्रैवलिंग, टेबल वर्क, फिजिकल वर्क। ये एग्जैक्टली अपोजिट है। पहले जो बोला, ये सेडेंटरी लोग है, स्ट्रेसफुल लोग है, इंटेलेक्चुअल लोग है, जगह से उठेंगे ही नहीं, आस्या बैठे रहेंगे। सुश्रुत ने लिखा है कि सचापी गमनात् स्थानम, इधर उधर जाने के बजाय वो सोचता है कि मैं एक जगह खड़ा रहता हूँ।
स्थानाद आसनम इच्छति, वो बोलता है कितनी देर खड़ा रहूंगा, इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद सोचता है आसनाद वृणते शय्याम, थोड़ी देर लेट ही जाता हूँ, कितनी देर बैठा रहूंगा। शयनाद स्वप्नम इच्छति, लेटे रहने से ज्यादा अच्छा है कि एक नींद ही निकाल लेता हूँ। ऐसे उसका अधपतन होता है, ऐसे उसके तमोगुण का वर्धन होता है, हरिओम ऐसे उसके शरीर में गुरु गुण का वर्धन होता है, ऐसे उसके शरीर में पृथ्वी हरिओम जल का निर्माण होता है, ऐसे उसके शरीर में क्लेद का प्राधान्य होता है, ऐसे उसके शरीर में रस रक्त कत क्लेद यानी ब्लड ग्लूकोज यानी डायबिटीज मिल्टिस की स्थिति आ जाती है। ये है सेडेंटरी जॉब वाले, व्यायाम न करने वाले, आलसी, बैठे बैठे दिन भर चरने वाले, खाने वाले, हर 2 घंटे बाद कुछ न कुछ खा रहे, कॉफी पी रहे, ऐसे लोग। अब इसके एग्जैक्टली विपरीत है ये लोग। कौन से? ट्रैवलिंग करने वाले, नीचे मुंडी डाल के टेबल वर्क करने वाले और घर में फिजिकल वर्क करने वाले, ये वात प्रधान लोग हैं। ये ट्रैवलिंग के कारण इनके शरीर में चल गुण बढ़ता है। दिन भर घर में काम करते रहते हैं, हमारी बहू, बेटी, पत्नी, माता, ये जो वर्ग है सारा, ये जो सारी देवी भगवती है, ये माँ दुर्गा के रूप है हमारे घर में, ये दिन भर काम करते रहते हैं। इनका वही प्रॉब्लम होता है कि इनके शरीर में निरंतर वात वृद्धि होती रहती है। वही चीज है जो लोग नीचे गर्दन झुका के टेबल वर्क का काम करते हैं, इनको स्पॉन्डिलोसिस होता है। और जो लोग बाइक पे बैठकर दिन भर इधर उधर मार्केटिंग के लिए दौड़ते रहते हैं, वो लोग जो है ट्रैवलिंग करने वाले, इंट्रा-सिटी ट्रैवलिंग करते हैं बाइक पे बैठ के, शहर के रास्तों में क्लच दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, एक्सीलरेटर चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर से उधाल बंद करते रहते हैं। इन लोगों को वर्टिब्रल डिजेनरेशन होता है, लो बैक पेन होता है लंबर एरिया में। हाँ डॉक्टर महत्री साहब का आवाज आ गई आवाज? वो क्या होता है, हाँ, बीच में ठीक। कॉल आते रहते हैं, इस कारण से डिस्टर्ब होता है, जो भी हो। तो ये जो सारा वर्ग है जो बहुत सारा कष्ट करता रहता है, ट्रैवलिंग करता रहता है, बाइक पर घूमता है, या हमारे घर में जो दुर्गा के रूप है सारे, माता से लेके बहन, बहू, बेटी तक, ये सारे दिन भर काम करते हैं। इनके शरीर में कटी में प्रॉब्लम होता है, लंबार एरिया में, या मन्या में प्रॉब्लम होता है, सर्वाइकल एरिया में। ठीक है, तो ये वात प्रधान लोग हैं। या फिर इनके घुटने घिस जाते हैं, देयर इज नी डिजेनरेशन, या फिर लिगामेंट टेयर होता है, एसीएल होता है ना, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टेयर ग्रेड 1 2 3, ऐसा टेयर हो जाता है। तो ये सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको आपको टैकल करना है, ये बहुत दर्द भरी अवस्था में आपके साथ आते हैं। मेरी सबसे पहली केस थी, पीछे पीछे लीजिए थोड़ा सा, और पीछे, हाँ बस यही पर। मेरे सबसे पहले जो केस थी इस प्रकार की, जो एक माता के रूप में थी, 72 एज, एज 72, पूरी बेड रिडन, हाँ, टॉयलेट यूरिन सब सारा बेड पर, SLR 0। उसको बोला मैंने, पाँव ऊपर उठा, SLR करेंगे, स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट करेंगे, SLR 0, पाँव उठा ही नहीं उसका, बड़ा भयानक दर्द था। L1 से लेके S1 तक सारा डिजेनरेटेड। क्या करती थी? एक गृहिणी थी, वो 3 बच्चों की माँ थी। अपने पति का सैलरी उतना नहीं था, इसलिए दिन भर सुइंग मशीन पे कपड़े सीकर बेचती, हाँ? एक टेलर के रूप में काम करती थी, लेडीज टेलर के रूप उस जमाने में, हाँ? जब मोटर नहीं होती थी, स्विंग मशीन को मोटर नहीं लगी थी, अपने पाँव से मशीन चलाती थी और नीचे झुक के वो काम करती। तो उसके सारे के सारे वर्टेब्रे जो है वो बर्बाद हो गए, 11 से लेके S1 तक डिजेनरेट, और पड़ी है बेड पे, और ऑपरेशन नहीं हो सकता, 11 से लेके S1 तक टूटा हुआ है, कहीं पर टच लग गया सारा पैरालाइज हो गया, ऐसे हो सकता था, इसलिए ऑपरेशन। इसको मैंने जाके देखा, MRI देखा, सारा का सारा टूटा हुआ है, क्या करेंगे? मैंने बोला यार ये अस्थिक क्षय है, इसको तिक तक्षीर बस्ती देंगे। वो बोले मैं हिल नहीं पा रही हूँ, बस्ती कहाँ से लूं? उसको एक कुक्षी से दूसरी कुक्षी तक टर्न नहीं होने को आ रहा है, उसको कहाँ से बस्ती देंगे? वो बोले नहीं लूंगी मैं बस्ती, कैसे ट्रीट करेंगे ऐसे? फिर उसको 14 दिन की दवा दे दी, बोलो इसको भोजन से पहले ले लो दूध के साथ, घी डाल के, बाद में देखेंगे क्या होता है। मैंने तो केस छोड़ दी थी। 14 दिन के बाद ये L1 से S1 तक डिजेनरेट हुई लेडी, जो पिछले 6 महीने से अपने बेड पर लेटी हुई है, वो 14 दिन के बाद वो 72 ईयर्स की लेडी चलते 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 मेरे क्लिनिक के 8 स्टेप चढ़कर ऊपर आ गई। वो नहीं आई थी, वो पेशेंट नहीं आई थी, साक्षात दुर्गा भगवती माँ मुझे मिलने के लिए आई, क्योंकि उस दिन से प्रैक्टिस चल पड़ी। ये 1998 की केस है। आगे ये लेडी जो है, ये दादी जो थी 72 ईयर्स की, 14 साल जिंदा रही, और 14 साल तक उसके लंबार में कभी पेन नहीं हुआ, उसको कटिशूल कभी नहीं हुआ।
और उसको देख देख के फिर पेशेंट आने लगे, यार ये दादी तो 6 महीने से पड़ी हुई थी, कहाँ से चल रही है। एंड इट ट्रिगर्ड माई प्रैक्टिस। और आज ये स्थिति है कि पिछले 23 साल में 1600 से ज्यादा अल्फा एसिड डिजेनरेशन के केसेस, डिस्क बल्ज के केसेस, सायाटिका के केसेस, ACL के केसेस, नी डिजेनरेशन के केसेस, न जाने कितने लोगों के सर्जरीज को मैं अवॉइड कर चुका हूं, और एक बस्ती नहीं दिया है। शास्त्र में लिखा है अस्त्याश्रयणाम व्याधि नाम पंचकर्माणि भेषजम बस्तय क्षीर सर्पी शीतिक्तकोपहितानि। शास्त्र में लिखा है, मैंने नहीं दिया है, एक भी बस्ती नहीं दिया है किसी भी पेशेंट, इस पहले पेशेंट से लेके कल परसों के आए हुए पेशेंट तक, एक भी अल्फा एसिड डिजेनरेशन के, वर्टिकल डिजेनरेशन के, ACL के पेशेंट को बस्ती न देते हुए ठीक किया है। क्योंकि उनको मैं बोलता हूँ, ये जो मैं दवा दे रहा हूँ, ये आप भोजन से पहले दूध और घी के साथ लें, क्योंकि दुग्ध और घी ये दोनों स्निग्ध है, मुझे वात का शमन करना है, और वात का प्रमुख स्थान पक्वाशय है, और पक्वाशय का स्वामी अपान है, और अपान क्षेत्र में दवा जाने के लिए प्रागभक्त देनी है भोजन से पहले। इतना सिंपल है। बस्ती कहाँ जाता है? बस्ती पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय में जाके किसका शमन करता है? वात का शमन। अगर अस्थि क्षय में बस्ती नहीं दे रहा हूँ, उसी खीर को, उसी घृत को भोजन से पहले, प्रागभक्त काल में, पहले निवाले के बिफोर बिगिनिंग ऑफ इट्स मील मैं देना चाहूंगा। औषधि काल का प्रयोग करूंगा। वाग्भट सूत्र 13 में आया हुआ अंतिम श्लोक है कि अन्नादौ विगुणे अपाने। अगर अपान क्षेत्र में आओ तो आपको प्रागभक्त दवा दी, और वो सारी की सारी औषधियां जो है, चाहे वो लिगामेंट टेयर के हो, चाहे वो डिस्क बल्ज के लिए हो, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए हो, चाहे वो लंबार डिजेनरेशन के लिए हो, चाहे अल्फा एसिड डिजेनरेशन के लिए हो, ये सारी दवाएं मेरी अपान काल में जाती है, प्रागभक्त औषधि काल में जाती है, और पेशेंट 42 डेज में अपने पांव पर खड़ा रहता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, फ्लूक नहीं है। इसकी केसेस की संख्या 1600 से ज्यादा है। तो ये दो किनारे हैं वर्कोहोलिक पेशेंट के, ये दो छोर है। एक है जो अपने जगह से हिलता ही नहीं है, जो डायबिटीज में चला जाता है, ओबेसिटी में चला जाता है, फैट को डिपॉजिट कर लेता है, अपने शरीर की स्थिति फिक्स नोदरलंबनम सेंट्रल ओबेसिटी के रूप में कन्वर्ट होता है। दूसरा होता है जो बहुत काम करता है शारीरिक रूप से। पहला होता है वो इंटेलेक्चुअल काम करता है, एक जगह बैठ के, उसमें प्रोफेजन आ जाए, बीमारियां होती है। दूसरा जो है वो हिलते डुलते, ट्रैवलिंग करते, अपने शरीर के धातुओं का अति प्रयोग करके वात प्रकोप जन्य बीमारियों में अटक जाता है। वात का प्रकोप होकर उसकी अस्थि क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि तत्रास्थनि स्थितो वायु पहले अस्थि का ही डिजेनरेशन करता है। और एक मेरा छोटा ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखूंगा, ये भी लिख कर, ये सारे जो ये प्राय तो ये जो सारे मैंने पेशेंट देखे हैं, ये 35 साल के आगे, 40 साल के आगे ऐसे लोग हैं, 40 प्लस। ये 40 प्लस लोगों को ये डायबिटीज जनरली क्यों होता है? 40 प्लस लोगों को ये डिजेनरेटिव डिसीजेस क्यों होते हैं? प्रायः क्योंकि सुश्रुत में लिखा है कि मध्यमो वयसो तीसरो अवस्था साध्या। मेहत्रे साहब, डॉक्टर मेहत्रे साहब, हेलो। शायद सर का फिर कोई कॉल आ गया होगा, इसलिए वो 40 के बाद ये ऐसा क्यों होता है? हाँ, प्रायः मेहत्रे साहब, आपका माइक में सामने, माइक के मध्यमो सामने बात वयसो कीजिए। तीसरो अवस्था साध्या। अपने शरीर की 3 अवस्था है, 0 से 16 बाल अवस्था, 16 से 70 मध्यम अवस्था, और 70 से 100 वृद्धावस्था। चरक संहिता में ये 16 से 60 है, हाँ, और 60 से आगे वृद्धावस्था। चरक में मध्यम वय के 2 ही भाग किए, 16 से 30 और 30 से 60। लेकिन सुश्रुत ने 4 भाग किए, 16 से लेके 70 तक के 4 भाग किए, जिसमें 16 से 20 वृद्धि है, 20 से 30 यौवन है, 30 से 40 संपूर्णता है, और जो मध्यम वय का चौथा भाग है वो है 40 से 70। इसमें लिखता है परिहानि, परितः हानि, चारों ओर से शरीर की हानि होती है, क्षय होता है, डीजनरेशन होता है। मध्यमो वयसो तीसरो अवस्था साध्या, ये भग्न के अधिकार में आता है। सुश्रुत का जो अध्याय है भग्न का, कभी देखिए, उसमें लिखा है मध्यम वय की 3 अवस्था साध्य है। पहली 3 अवस्थाओं में अस्थियों का क्षय भरना आसान है, साध्य है, सुख साध्य है। उसके बाद कृच्छ्र साध्य है। इसलिए 40 के बाद
शरीर टूटता चला जाता है, शरीर की स्थिति बिगड़ती चली जाती है। इसलिए 40 के बाद आपको ये वर्कोहोलिक का जो कि परिणाम आता है उस समय आता है। 40 तक जितना भी आप काम कर लो शरीर सहन कर लेता है, और 40 के बाद आपने जितने कुकर्म किए हैं, जितना भी आपके शरीर के साथ अन्याय किया है, वो सूद के साथ विथ इंटरेस्ट वो आपको वापस देता है रोगों के रूप में। आपको 40 के पहले तक शरीर की ओर ध्यान देने के लिए समय नहीं है, और बाद में आपको वो समय देना ही पड़ता है। ये प्रबोधन अगर हम आपकी अपने पेशेंट का करेंगे तो वो वर्क लाइफ का बैलेंस करने का पहले ही अवेयर होके समझ पाएंगे, कर पाएंगे, वरना नहीं। नेक्स्ट, हाँ पीछे का स्लाइड, इसके पीछे का स्लाइड, हाँ थोड़ा आगे का, बस नहीं, बहुत पीछे चले गए, हाँ बस यही पर। वी डू नॉट गिव पिल्स टू रिड्यूस शुगर, we are already taking OHA, we are not substitute, but we are the solution। देखिए हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं डायबिटीज की, ये OHA के रूप में नहीं है, शुगर को कम करने के लिए नहीं। हमारा क्लेम कुछ अलग है, वो नीचे लिखा है कि we re-enable the system which manages your sugar from your birth until you get diabetes। जिंदगी में किसी उम्र तक आप डायबिटीज में नहीं थे, आपको किसी उम्र में 35 की, 40 की, 45 की, 50 की उम्र में डायबिटीज, तब तक आपकी शरीर में वो व्यवस्था थी कि आप जो चाहे खाओ, आपकी शुगर को मैनेज करने की क्षमता उस सिस्टम में थी। वी ट्रीट दैट सिस्टम, वी डोंट ट्रीट शुगर। अगर मैं शुगर के लिए गोलियां दूं तो जिस दिन मेरी गोलियां बंद उस दिन शुगर ऊपर चली जाएगी, उस दिन शुगर बढ़ जाएगी। आई एम इन फेवर टू ट्रीट द निदान, आई एम इन फेवर टू ट्रीट द संप्राप्ति, आई एम इन फेवर टू ट्रीट द पेशेंट, आई एम नॉट इन फेवर टू ट्रीट शुगर। मैं शुगर को ट्रीट नहीं करता हूं, मैं उस पेशेंट को ट्रीट करता हूं, उसके निदान को ट्रीट करता हूं, उसकी संप्राप्ति को ट्रीट करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि उसकी वो जो क्षमता थी शुगर मैनेज करने की डायबिटीज होने के पहले दिन तक, उस क्षमता को मैं रिस्टोर करूं, उस नैसर्गिक क्षमता को उसे मैं फिर से प्राप्त करके दे। तो इसलिए जब मैं OHA बंद करता हूँ मॉडर्न का, मेरी ट्रीटमेंट बंद करता हूँ, इसके बाद भी सालों तक उसका HbA1c 5.4 के आसपास ही रहता है, उसका मसल वेस्टिंग नहीं होता है, उसकी एनर्जी नीचे नहीं जाती। ये मेरा केवल दावा नहीं, अभी तो मेरे पास रिपोर्ट है BT AT दोनों के। ये काम करना है, हमें काम करना है, वो निदान पर करना है, संप्राप्ति पर करना है, पेशेंट के धातुओं पर करना है, पेशेंट के लक्षणों पर, पेशेंट के रिपोर्ट पर नहीं करना है। आई डोंट ट्रीट हीमोग्लोबिन, आई डोंट ट्रीट रिपोर्ट, आई ट्रीट पेशेंट। आई डोंट ट्रीट शुगर, आई ट्रीट पेशेंट। इसलिए मैंने वो नीचे लिखा कि we restore the system, we re-enable the body system to manage your sugar as it was originally in your body। इस तरह से आगे नेक्स्ट, हमारा उसके लिए पेशेंट को कहने का एक हमारा संदेश है कि if you sincerely follow the diet and exercise plan suggested by us and with our medicines, you will get permanent relief from your diabetes in just 105 days। I taper out the modern medicine OHA which are going on for years together. One day will be switched off every 15 days. So there are 7 days in a week. Every 15 days, I will switch off one day. I will not taper out the dose. I will switch off the dates. So 15 into 7 in 105 days, generally, almost all patients get rid of the OHA, confirming the reports are normal for BSL fasting PP, and HbA1c remains below 6. Nothing unscientific, no tall claims, nothing abrupt, nothing obscure. Everything will be judged with the scientific laboratory reports supported by valid documents। Next, ये कॉम्प्लिकेशन है, ये जो सेडेंटरी जॉब वाले लोग हैं, दिन भर पांव लटका के बैठते हैं, सस्पेंडेड लेग्स के रूप में होते हैं, इनको ये समस्याएं प्रायः आती है। डायबिटिक वुंड, रिकरेंट नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड्स, ये अभी पिछले 4 महीने पहले का पेशेंट है। आप देख रहे हैं कि राइट एंकल पर उसको 3.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर का वुंड है, डायबिटिक वुंड है, 1.5 इंच की डेप्थ है, बहुत सारे डिस्चार्जेस थे, बहुत पेन था, और मूविंग एरिया है। मैंने इसको एडमिट नहीं किया है, इन हिज होम, एट हिज होम चल रहा है, इधर उधर चल रहा है। तो हर स्टेप के साथ उसका जो एंकल है वो मूव होता है, उसको प्लास्टर नहीं किया है, डायबिटिक वुंड को आप बंधन नहीं कर सकते, ओपन रखना है उसको। तो हर स्टेप के साथ उसका जो डायबिटिक वुंड है वो रीओपन होता है, क्योंकि हील होने के लिए वो स्थिर चाहिए ना। आगे का वुंड का स्लाइड लगाइए सर। ये जो स्थिति है कि सस्पेंडेड लेस के कारण सारा जो सर्कुलेशन है वो ग्रेविटी की ओर जाता है,
पादयोर मूलम आस्थाय, नीचे चला जाता है। वो जो क्लेद है, रसरक्तगत क्लेद है, ये रसरक्त को छोड़ के थोड़ा आगे चला गया मांस मेद में, तो इस प्रकार के व्रण होते हैं। आप अगर इसको प्रमेय समझ के ट्रीट करोगे तो ये ट्रीट नहीं होता है, क्योंकि ये प्रमेय नहीं है, ये बस्तीगत मूत्रगत क्लेद नहीं है, ये रसरक्तगत क्लेद है। और इस प्रकार का व्रण होना, नॉन हीलिंग वुंड, रिकरेंट वुंड होना, ये प्रमेय में नहीं लिखा, ये पुस्तक में लिखा है। व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति रूढ़ानाम अभी वृक्षत्वम नॉन हीलिंग रिकरेंट निमित्ते अल्पेपि कोपनम रिकर, so recurrent non-healing wounds are mentioned in Pururup Kushtha, not in Kushtha. Kushtha is Rakta, Lasika, Mausa, ये जो पूर्व लिखा है ये कुष्ठ का पूर्व है, यानी अभिक्लेद रक्त त्वचा को छोड़ के मांस में नहीं गया है, उसका कोथ नहीं हुआ है, उसके पहले की स्थिति में इस प्रकार के व्रण बनते हैं। तो ये प्रमेय की संप्राप्ति नहीं है, ये कुष्ठ की संप्राप्ति का भी पहला पार्ट है। ये रसरक्तगत क्लेद है जिसको मैं ट्रीट करता हूं और जिसका एम्पुटेशन में बचा था। मेरा पहला पेशेंट था 2009 में, से आया हुआ था, उसके 3 हॉटल है मेरे पुणे से, उसके 3 जो है, यानी 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट लेग वेर ऑलरेडी एम्पुटेड, पूरा का पूरा पांव काला पड़ गया है स्वेलिंग। उसको इसी रूप में ट्रीट किया और वो पूरा का पूरा हील हो गया, मरते दम तक उसका फिर से वो डायबिटिक वुंड नेचर नहीं हुआ, हील हो गया, बिकॉज द नजरिया देखने का तरीका नहीं है। डायबिटिक का ट्रांसलेशन करके ट्रीट नहीं होता है, आप उसको रसरक्तगत क्लेद के रूप में ट्रीट कीजिए, आपको पृथ्वी जल के रूप में ट्रीट कीजिए, ये ठीक होगा। तो इस प्रकार के 2 लोग हैं, सेडेंटरी जॉब जिसमें ओबेसिटी है, डायबिटीज है, जिनको डायबिटिक वुंड जैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बड़ी मिजरेबल परिस्थिति होती है, फिर भी वो हील नहीं होता है, अगला एम्पुटेशन करना पड़ता है। इसको बोला था एंकल से एम्पुट करो, 3.5 महीने के बाद वुंड हील हो गया, आप देख सकते हो उसको। और दूसरी जो चीज बताई जो क्षयात्मक है, वातात्मक है, अपतर्पणात्मक है, लंघनात्मक है, धातु क्षयात्मक, वो है कि अस्थि क्षय हो जाता है। 40 के बाद ये केसेस आते हैं, इनको प्राय हम 42 डेज में। हेलो महत्र साहब, ये 2 चीजें मैंने आपके सामने रखी। ये हमारा डिजिटल प्रेजेंस है, जितने भी लेक्चर आज तक दिए हैं, हेलो किसी प्लेटफॉर्म, किसी संस्था के लिए, हेलो, ये सारे के सारे इस डिजिटल प्रेजेंस पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर है, और सबसे नीचे मिक्स क्लाउड का लिंक है, वहां पर आप वहां पर देख सकते हैं। जिनको ले लिया है, इसलिए विषय प्रस्तुति के लिए मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आगे। हेलो, Thank you. Yeah, thank you so much, sir. Dr. Hajra sir want to say something. महत्र साहब, हेलो। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। आप इतना देर तक आप 23 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट देखा है, बहुत सारे पेशेंट को ठीक कराया है, बहुत कुछ किया है। लास्ट आप 2 चीज आपको पूछना चाहता हूँ। एक पेशेंट आपका 14 HbA1c था, उसको 14 से 11 से 7 पॉइंट समथिंग तक पहुंच गया है। हाँ जी। तो आप इतना पेशेंट को ट्रीट किया है, क्या क्या दिया है, मैनेजमेंट और मेडिसिन, आहार विहार जो भी है। आप तो आयुर्वेद, हमारे इसमें सेमिनार में, वेबिनार में सारे लोग आयुर्वेद की है, तो आयुर्वेद का कौन सा मेडिसिन यूज किया है, कौन सा मैनेजमेंट दिया है, इतना तो बताइए। तो केवल थ्योरेटिकली बोल दिया ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये है वो है, ये कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, ये तो बताना पड़ेगा आपको। बताइए तो सब हम लोग। तो बताया ना मैंने, ये रसरक्तगत क्लेद है, क्लेद पृथ्वी जलात्मक होता है, और आपको तिक्त कटु कषाय रस के द्रव्य देने हैं, आप कुछ भी दे दो। मैंने तो मुस्तादिगण के दिए हैं, रोद्रादिगण के दिए हैं, निग्रोधादिगण के दिए हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही, आई डोंट बिलीव इन ड्रग एंड डिसीज एट ऑल। मैं यहाँ पर ड्रग एंड डिसीज में काम नहीं करता हूँ कि ये ड्रग है और इस डिसीज पर काम करेगा, ये डिसीज है, इसमें फॉर्मूला नाम की प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं। जो हम पुणे में यहाँ पर पढ़ते लोग हैं, we treat the patient in terms of सिद्धांत, we don't treat the patient in terms of कल्प। ऐसा है, तो ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट को ये दिया तो 100 पेशेंट को वही चलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो द्रव्य तो बदलता रहेगा, मेरे यहाँ जो द्रव्य मिलता है वो आपके यहाँ नहीं मिलेगा। और मैं रेडीमेड कंपनियों की टैबलेट यूज नहीं करता हूँ, मैं खुद की 7 भावना दी हुई टैबलेट यूज करता हूँ, रसकल्प यूज नहीं करता हूँ।
इसलिए मुझे मेरे टैबलेट की डोज कम रखने के लिए उसको भावना देनी पड़ती है। भूयश्चैषाम बलाधानम कार्यम स्वरस भावने, चरकल्प 12 में लिखा है कि उसी को उसी की भावना दे दो। तो 7 भावना देने के बाद मेरा डोज कम हो जाता है, चाहे मैं गुडुचि दे दूं या मैं वेखंड दे दूं, वचा दे दूं, मुस्ता दे दूं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पेशेंट को यही दिया तो सबको वही दिया है। क्लेद के विपरीत काम करना है तिक्त कषाय कटु रस से। तो शुंठी दी है, पिपली दी है, गुडुचि दी है, वचा दी है, मुस्ता दिया है, हरिद्रा दिया है, सब इस्तेमाल करके देखा है। ऐसा नहीं है कि एक कोई फार्मूला बना के रखा है और वही दिया है, और ऐसा होता भी नहीं है। देयर इज नो ड्रग एंड डिसीज इन आयुर्वेद। हेलो, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था मैत्रेय जी, यदि हम डायबिटीज प्रमेय नहीं यदि हम प्रमेय नहीं माने इसको, तो इसकी संप्राप्ति क्या माने? बोली ना मैंने ये संप्राप्ति इसलिए बोली कि ये ऐसा है, ये रसरक्तगत क्लेद है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अष्टांग हृदय निदान स्थान 9 से लेके अष्टांग हृदय निदान स्थान 16 तक क्लेद का विविध प्रकार का मैनिफेस्टेशन है। स एव संचित क्लेद समुत्थान विशेषतः स्थानांतरण च प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। मेरे गुरुजी थे कैलाश जीवन के निर्माता माधव कोल्हटकर करके, उनका ये विचार था कि अष्टांग हृदय निदान स्थान जो है एक क्लेद का पार्थिव रूप है, अश्मरी। अष्टांग हृदय निदान स्थान 10 जो प्रमेह है, ये क्लेद जो है द्रवीभूत होके मूत्र के साथ बस्ती से निकल जाता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 जो है, ये क्लेद संपूर्ण शरीर में फैलकर प्रमेह पिटिका करता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 जो है, ये त्वचा और संधि के बीच में शाखा में उदर करता है, क्लेद ही है वो। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 जो है, ये वही क्लेद शाखा के त्वचा और मांस के बीच में जाकर पांडु करता है। और वही क्लेद एक जगह जमा हो जाए तो उसे शोफ कहते हैं। इसलिए चरक कहता है एक एव शोपहा उच्छेद सामान्य चरक सूत्र स्थान त्रिशोथी अध्याय। और यही क्लेद अगर माउस मेन में चला जाए, सड़न पैदा करे, तो वो कुष्ठ बनता है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 14। और यही क्लेद अगर पूरा शरीर घूम के ग्रेविटी की ओर चला जाए तो अष्टांग हृदय निदान स्थान 16 में वातरक्त बनता है। इसलिए जो चरक का मूल श्लोक है, स एव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतरण प्राप्य विकारान कुरुते भून, उसको थोड़ा अल्टर किया हूँ अष्टांग हृदय निदान स्थान 9 से 16 के लिए। स एव संचित क्लेदः, ये क्लेद के मैनिफेस्टेशंस है। तो ये रसरक्तगत क्लेद है मेरी दृष्टि से। डायबिटीज जो जिसे कहा जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया जिसे कहा जाता है, जिसे ब्लड ग्लूकोज कहा जाता है, तो ये रसरक्तगत क्लेद है। क्लेद पृथ्वी जल का स्वरूप है। इसके विपरीत आपको अग्निवायु आकाश देना है। अग्निवायु आकाश तिक्त कट्टु रस द्रव्यों में रहता है। तिक्त कट्टु के कई रसस्कंद आपकी पुस्तकों में उपलब्ध है। आप कोई भी द्रव्य इस्तेमाल करके देखिए, आपको नहीं हो सकता, क्योंकि आप वो कल्पों को यूज नहीं करते हो। मैं उन कल्पों को 7 भावना देकर उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे वो रिजल्ट आते हैं। Thank बहुत अच्छा you so much, sir. A very Thank you nice very much. elaboration with Pramay in association with Nidan, Purvarup, Lakshan. मैं हाजरा जी से अनुरोध करूंगा कि उनके प्रश्न का उत्तर शायद मिल गया होगा। हाजरा जी हमारे एक्स डायरेक्टर हैं यहाँ के सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वेस्ट बंगाल नमस्कार में। नमस्कार सर। जी जी जी, नमस्कार। तो इसलिए उनका क्वेश्चन भी वाजिब था कि वो जनरली हम लोग वेबिनार में डिस्कस करते हैं, सभी जितने गुरुजन आते हैं कुछ ना कुछ एक सूत्र दे जाते हैं कि कम से कम ये औषधि इसमें जनरलाइज्ड वे में अलग अलग प्रकृतियों के हिसाब से हम लोग यूज करके देख सकते हैं। यही उनके क्वेश्चन का उद्देश्य था। सर मैं कल्प यूज नहीं करता हूँ, गणों के टैबलेट्स बनाता हूँ, मुस्तादी, वचादी, सुरसादी, नेग्रोदादी, ऐसा मैं काम ग्रेट करता हूँ। मैं किसी कल्प ग्रेट पर ग्रेट। निर्भर नहीं रहता हूँ, इसलिए। तो इट इज ऑल्सो ए न्यू कंसेप्ट फॉर अस सर, नो या डाउट। ओ यस थैंक यू सर। डेफिनेटली। टैबलेट ऑफ गण। या अभी तो ग्रेट। वचादी का पूरा गण भी नहीं इस्तेमाल करता हूँ, 4 द्रव्य लेता हूँ केवल उसमें से, क्योंकि बाकी द्रव्य मुझे इतने अफोर्डेबल नहीं है, अतिविषा बहुत महंगी है, तो नहीं डालता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि द्रव्यों पर कुछ निर्भर है। हाँ, तत्सम अन्य द्रव्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। द्रव्यम जयहात अयौगिकम युंजात तद्विदम अन्यच्च, उसके जैसा कोई भी जोड़ लीजिए, जो नहीं उसको छोड़ दीजिए, ऐसा है वो। देखिए रसकल्पों के बारे में कहते हैं अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचेर प्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात्। मैं उसको रिप्लेस करता हूँ, अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचेर प्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् सप्तधा भाविता वटी। मैं 7 भावना दिए हुए टैबलेट इस्तेमाल करता हूँ, मेरे लिए बनाए हुए।
बहुत खूब, बहुत अच्छा कंसेप्ट। थैंक यू सर। आदरणीय वैद्य कमलेश शर्मा जी भी मौजूद हैं, कुछ बोलना चाहेंगे सर? अवश्य अवश्य निवेदन करूंगा। मुझे ये अवसर मिल रहा है, ये मैं थोड़ी थोड़ी देर में दो वाक्यों में तीनों ही वक्ताओं के लिए कुछ निवेदन करूंगा। आदरणीय जरूर। तपन वैद्य जी ने बहुत ही व्यावहारिक बातें बताई, लेकिन बिल्कुल शुद्ध शास्त्र सम्मत बताई। उन्होंने वर्कहोलिक्स के लिए जो कहा, और ये एकदम शास्त्र का सिद्धांत है। उन्होंने रस कल्पों की बड़ी वकालत की, बहुत अच्छी बात है। समय के हिसाब से जो परिवर्तन आया 7वीं शताब्दी के बाद, लेकिन तपन जी ने सिद्धांत नहीं छोड़ा। जब आचार्य चरक कह गया कि सद्य क्षीणो ही सद्यो वही तर्पणे नोपचीयते, तो जहां सद्य क्षीण हुआ है वहां सद्य संतर्पण करना पड़ेगा, जो चिर क्षीण है वहां चिर संतर्पण करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिद्धांत पर आधारित बातें, परंतु व्यावहारिक आदरणीय तपन जी ने की। चुड़ासमा जी ने बिल्कुल अच्छे से सिद्धांत को एकदम व्यावहारिक पक्ष लेते हुए, खासतौर से सदव्रत एक शब्द को उन्होंने बिल्कुल डिफाइन करके आज के वर्कोहोलिक्स के संदर्भ में कौन कौन सी बातें हमारे सदव्रत में, हमारे ध्यान में आती हैं, आज लोगों को उस विषय में जागरूक करने के लिए डॉक्टर चुड़ासमा ने बहुत अच्छा संकलन किया। उनको भी बहुत नई उम्र के व्यक्ति हैं, मुझे लगता है आयुर्वेद जगत के लिए अच्छे एसेट बनेंगे। मैत्री जी के लिए तो क्या कहना, वो स्वयं कर्माभ्यासी हैं, कर्म करते हैं, युक्ति पूर्वक चिकित्सा करते हैं, और जो चरक ने जो गुण बताए, विद्या वितर्को विज्ञानम, इन सब का अवलंब करके आदरणीय मैत्रेय जी काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। हम सबकी बहुत बहुत शुभेच्छा आपके साथ है। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी कुछ बोलने का अवसर दिया, आभार। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट सर। Any question is there from audience? If any question is there from any speaker, please tell. Otherwise, for concluding remarks, I would like to invite Dr. Vishnu Prasad Sharma ji, ex-principal, Guwahati Ayurvedic College, President, Vishwa Ayurved Parishad, Assam. Dr. Vishnu Prasad Sharma ji. Yes, namaskar. Good evening to everybody. Dear distinguished speaker and learned audience. It was a pleasure listening to such insightful talk. Ayurveda energy booster to workaholics. All the speaker has presented their talk very nicely. I would like to offer my sincere thanks to Bodh Tapan Kumar Bodh for his excellent presentation. On his talk, he gives stress. Please consume Madhur Rasa more and use Madhur Bani also. Madhur Bani also use more Rasayana, and he asks to consume Ayurvedic medicine Rasosodi in different days. So thank you, sir, for your excellent talk. Thank you. Next, I would like to offer my sincere thanks to Dr. Boyd Hemon Sudasma. He has presented his talk very nicely. He gives stress to maintain work and life balance. Thank you, Dr. Boyd Hemon, for your nice talk. Next, I would like to offer my heartfelt thanks to Dr. Buddha Trishikesh B. Maitri for your excellent deliberation. He has showed how he treated the diabetic cases and how he treated the diabetic foot ulcer also with herbs. So thank you, Dr. B. Maitri, for your excellent talk. Next, I would like to offer sincere thanks to Dr. Pawan Kumar Sharma for organizing such a wonderful seminar, and the moderator, Dr. Shashanka Chaudhary, for nicely conduct today's webinar. Thank you to all. Namaskar. आप म्यूट है, पवन जी आप म्यूट है. Hari Om. Tomorrow is the webinar
on idea of immunization and vaccination. And then on 7th, simple yoga for third wave. So please join us in our this journey, holy journey, with holy aim to share the knowledge, expertise to Gen Next. Thank you, thank you, thank you all. Speakers, audience, team, everybody. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank Good you. night. Thank you. Hari Om.